નમસ્કાર મિત્રો, હું ઋષિ પાઠક, અમદાવાદ નેચર ક્લબ સુરત, વાઇલ્ડ લાઇફ એન્ડ નેચર વેલફેર ટ્રસ્ટ રાજકોટ, કોએક્ઝિસ્ટન્સ પાયથન તરફથી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, જેમ આપણે છેલ્લા 10 દિવસથી અલગ અલગ વિષયો પર વાઇલ્ડ લાઇફ વેબિનાર કરીએ છીએ, અલગ અલગ તજજ્ઞો, અલગ અલગ એક્સપર્ટ આપણી સાથે જોડાઈ છે અને એમના જે અનુભવો છે આપણી સાથે શેર કરે છે, એમની નોલેજ આપણી સાથે શેર કરે છે. એક અલગ જ આપણા બધાનો સંબંધિત બની ગયો છે. રોજ સાંજે 6 વાગે અમે લોકો અને તમે લોકો દરેક લોકો રાહ જોતા હોય છે કે આજે કયા વિષય પર વેબિનાર આવશે, આજે આપણે શું નવું જાણીશું. તો જેમ ગઈકાલે આપણે જોયું કે ડોક્ટર દિશાન પારાસરે સાહેબે મરીન વાઇલ્ડલાઇફ વિશે આપણને ખૂબ જ ઉમદા માહિતી આપી, ખૂબ જ જાણવા જેવી બાબતો આપણને જણાવી જે આપણને ખબર નહોતી. તે જ રીતે આજે આપણી સાથે જોડાયા છે શર્વિન એરવર, જીવદયાલ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અમદાવાદમાં તે અત્યારે કામ કરી રહ્યા છે, જેમણે ગીધ એટલે કે વલ્ચર બચાવવા માટે ખૂબ જ સરસ કામગીરી કરી છે અને અત્યારે પણ ખૂબ જ સરસ કામગીરી એની પર કરી રહ્યા છે. તેમનો હું વધુ સમય ના બગાડતા હું એમને કહીશ કે શર્વિનભાઈ આપ સેશનની શરૂઆત કરો અને ગીધ વિશે અવનવી માહિતી અમને જણાવો. શર્વિનભાઈ. Good evening. Thank you, Rushi. Good evening, बधाने. So मेरा नाम ऐसे बताया शर्विन एवरेट है एंड मैं लास्ट 8 साल से यहाँ गुजरात में काम कर रहा हूँ और मेनली सेंट्रल गुजरात में. वल्चर्स हमारे मेन फोकस है आज के टॉपिक में एंड हमारा मेन काम का भी. हम लोग यहाँ पे फील्ड में इनफैक्ट इतने साल से जब काम कर रहे हैं ये एकदम क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज पे, और मैं लास्ट 2 साल पहले भी BNJS के साथ जुड़ा हुआ था 2014 से 16 से, एंड उसके बाद अभी करंटली भी जीवदया ट्रस्ट में एज क्यूरेटर ज्वाइन किया हुआ है एंड मेनली काम अभी जो है रेस्क्यू एंड रिहैब का रहता है. बट जब टाइम मिलता है हमको तब हम लोग महीने में 1 या 2 दिन जब उससे ज़्यादा जब टाइम मिलता है फील्ड में जाके बर्ड्स का मॉनिटरिंग, नेस्ट सर्वेज और लोगों के साथ मुलाकात बात करके अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी रहता है. सो अभी ज़्यादा टाइम नहीं लेके हम लोग PPT की ओर चलते हैं एंड बेसिक PPT का जो ये रहता है वल्चर कंजर्वेशन सेंटर गुजरात है उसका चालू करते हैं. ओके, सो आज का जैसे मैंने बताया फाइट फॉर सर्वाइवल है हमारा, बिकॉज वल्चर्स का जो है सबसे हैवी डिक्लाइन हुआ है लास्ट 20 से 30 इयर्स में. एंड गिद्ध जो है वो नेचर का अपना सबसे अच्छा क्लीनिंग वाला मशीन जो बना है कुदरत ने वो है. जैसे आपको पता ही है जो ढोर या जो गाय भैंस मरते हैं यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, उसको साफ करने में और कंप्लीटली डाइजेस्ट करने में उनका जो मीट और जो सड़ा हुआ मांस है वो वल्चर्स का काम रहता है. कुदरत ने एक बहुत ही तंदुरुस्त और एकदम स्ट्रॉन्ग बर्ड बनाया है जो ये सब चीज़ें कर सकता है. बट हमारा जो चीज़ रहता है, हमारे ह्यूमन बींग्स का जो कुछ टेंडेंसीज है, हम लोग को ये नेचर का जो क्लीनिंग मशीन है उससे पता नहीं क्या दिक्कत था. हमारे एक दवाई की वजह से इनका पूरा पॉपुलेशन 99% वाइप आउट हो चुका है. सो एनीवे बेसिक्स जो हम कवर करेंगे पहले, ये हमारे 7 स्पीशीज ऑफ वल्चर्स है जो गुजरात में मिलते हैं. इसमें से 4 स्पीशीज हमारे नेटिव है एंड बाकी के माइग्रेटरी स्पीशीज है. गुजरात का खासियत ये है कि आपको इंडिया के सारे वल्चर्स एक्सेप्ट फॉर बियर्डेड वल्चर जो हिमालय में मिलता है, आपको सारे वल्चर्स यहाँ मिलेंगे. विंटर के टाइम पे ये सारे बर्ड्स माइग्रेटरी वाले जो खास करके है आपको गुजरात के कच्छ है, सौराष्ट्र है, ऐसे अलग अलग एरियाज में ये बर्ड दिखने मिलेंगे. हमारा जो नेटिव स्पीशीज है वो है सफ़ेद पीठ गिद्ध, वाइट ड्रम वल्चर, गिरनारी गिद्ध, लॉन्ग बिल वल्चर, इजिप्शियन वल्चर खैरो एंड राजगिद्ध और किंग वल्चर. अब बाकी के जो है यूरेशियन ग्रिफिन, हिमालयन ग्रिफिन एंड सिनेरिस वल्चर, ये 3 स्पीशीज मेनली माइग्रेटरी है. सो ये सिर्फ विंटर के टाइम पे आपको यहाँ दिखेंगे कुछ महीनों के लिए एंड फिर वापस वो लोग अपने अपने कंट्रीज में अपने अपने स्टेट्स में चल जाते हैं. सो जैसे पहले बताया गया था वाइट ड्रम वल्चर सबसे कॉमन स्पीशीज था बर्ड्स ऑफ प्रे में, बट वो तभी का पॉपुलेशन लगभग 4 करोड़ के आसपास था एंड 1990s तक ये बर्ड्स धीरे धीरे करके गायब होने लग गए. नेक्स्ट 10 years के अंदर 99% पॉपुलेशन वाइप आउट हो गया.
जो रिसर्चर्स थे, बर्ड वॉचर्स थे, उनको ज्यादा पता नहीं पड़ रहा था कि ये बर्ड्स क्यों मर रहे थे। ज्यादा से ज्यादा उनको सिर्फ दिख रहा था कि ये लोग नेक ड्रूपिंग या गर्दन ऐसे लटका के बर्ड्स रख रहे थे उनका झाड़ पे। एंड उसके बाद नेक्स्ट दिन जब तक आते हैं वो बर्ड जमीन पे मरा हुआ मिलता है उनको। और पहले एक दो बर्ड्स नहीं थे, 10, 15, 20 ऐसे इतना लार्ज संख्या में ये बर्ड्स गिर रहे थे झाड़ से, और सिर्फ एक ही साइन दिखा रहे थे, गर्दन नीचे लटका के, और नेक्स्ट दिन तब जगाओ बर्ड डेड। तो फिर उन्होंने रिसर्च किया, ज्यादा से ज्यादा पता किया, एंड देखा कि ये 10 साल के अंदर इतने सारे वल्चर्स क्यों मर गए। मेन रीजन ये था, टेस्टिंग के बाद में पता पड़ा कि डाइक्लोफिनेक नाम का जो दवा है, जो NSAID है, पेन किलर दवाई है, ह्यूमंस के लिए भी यूज होता है एंड एनिमल्स के लिए। अभी ऑफ कोर्स एनिमल्स के लिए ये बैन किया गया है 2006 से, बट इतना उसने ऑलरेडी इफेक्ट कर लिया था ये वल्चर्स पे कि उनका 99% पॉपुलेशन वाइप आउट हो गया। पाकिस्तान में क्लिनिकल ट्रायल्स जो किए थे उन्होंने, उससे पता पड़ा कि ये वल्चर्स एग्जैक्टली डाइक्लोफिनेक से कैसे मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, और उनके सिस्टम पे क्या असर पड़ता है। इन्होंने देखा कि ये दवाई जब वल्चर मरे हुए गाय से, बिकॉज अगेन पेन किलर है, वो गाय कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, तो जब ये गाय को वो लोग दवाई देते हैं एंड वो रीजन के बाद गाय मर जाता है, बाद में वल्चर्स जब आके ये गाय खाते हैं, उसके बाद ये दवाई उनके सिस्टम में जाता है। सिस्टम में आने के बाद इतना खराब केमिकल रिएक्शन देता है कि ये बर्ड्स रीनल फेलियर या गाउट जो प्रॉब्लम है उसको, उसके वजह से ये बर्ड्स मर जाते हैं। उनके सारे मेजर ऑर्गन्स जो रहते हैं, हार्ट, लिवर, किडनीज, वो सब पे असर पड़ता था। एंड सब देख सकते हो, पूरा व्हाइट चौकी डिपॉजिट जैसा पूरे सारे मेजर ऑर्गन्स पे आ जाता था। बर्ड्स को बचाने का कोई चांस नहीं था वो टाइम पे। अब डाइक्लोफिनेक का हम लोग देख रहे थे कि कितना वाइडली यूसेज था ये बर्ड्स में, वो जानवरों में वो टाइम पे, और वल्चर्स को कितना अवेलेबिलिटी था। पता पड़ा कि वल्चर्स के लिए भी 0.13% कार्कसेस या मरे हुए जानवर जो है, सिर्फ उतना, अगर एक भी वल्चर्स का जो झुंड है आता है, उनको एक गाय आता है, उससे ही ये लोग मर जाते हैं। और ये इतना खराब दवाई था, इतना रैपिडली उन पे इफेक्ट किया था कि वल्चर्स को चांस ही नहीं मिला वापस रिकवर होने का। बिकॉज एक सिंपल चीज है, ये बेचारे लोग जो है साल में एक ही बच्चा देते हैं। बच्चा बड़ा हुआ तो सक्सेसफुल, उड़ गया सबसे अच्छा, मर गया तो खत्म, अगले 1 साल के बाद वो नेक्स्ट चांस उनको मिलेगा बच्चा देने में। और बिकॉज इतना हाई मोर्टेलिटी रेट था, बिकॉज एक मरे हुए गाय के कार्केस के ऊपर आपको 50 से 60 वल्चर्स मिलते थे वो टाइम पे। यानी वो 50 से 60 वल्चर्स कंटेमिनेट हो गए थे डाइक्लोफिनेक की वजह से, एंड वो सारे बर्ड्स मर गए उसके बाद। तो यानी एक कार्कस पे बैठने की वजह से 50 से 60 बर्ड्स मर जाते थे। और भारत में, इंडिया में हमारा सबसे एक और चीज है, हम लोग एग्रीकल्चर वाला कंट्री है। हमारे सबसे ज्यादा यहाँ पे गाय, भैंस और ये सब जानवर जो हम पालते हैं। एंड आप सोच सकते हो, जब इतने जानवर हम पालते हैं, ऑब्वियसली जब ये जानवर मरते हैं, ये लोग इसको बाहर, गांव के बाहर जो है वहां पे जाके डंप करते हैं उसके बॉडीज, ताकि गांव में भी कंटेमिनेशन स्मेल नहीं रहता है। पहले प्रॉब्लम नहीं रहता था इतना, बिकॉज उतने वल्चर्स रहते थे कि 2 दिन के अंदर पूरा का पूरा गाय का जो हड्डी तक उसको बचा के रखते थे, उसको पूरा मांस खा जाते थे, एंड सिर्फ हड्डी छोड़ते थे। अभी प्रॉब्लम क्या है कि बिकॉज वल्चर्स नहीं है, गिद्ध नहीं है यहाँ पे, ये सारे गाय के जो डेड बॉडी है, भैंस के डेड बॉडी है, वो पड़े पड़े बांस मार रहे हैं, और उसके बाद इन्फेक्शन बढ़ाने का चांसेस वो रहता है। ये वल्चर्स का पॉपुलेशन वो टाइम पे इतना था कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाले भी उनको गोली मार के भगाते थे वो टाइम पे, क्योंकि इतने सारे वल्चर्स आते थे कि प्लेन्स को लैंडिंग और सब में प्रॉब्लम होता था। तो आप सोच सकते हो कि ये सब सामने देख रहे हो कि इतने सारे हड्डियां जो है कि कंप्लीटली क्लीन है, वो इतना ग्रुप ऑफ वल्चर्स का काम करता है। पासी कल्चर जो है, जो वल्चर्स के साथ ट्रेडिशनली जॉइंट है, उनको भी बहुत ज्यादा तकलीफ पड़ने लग गया था, बिकॉज पासीस का स्काई बेरियल का जो रहता है, उनके जो टावर साइलेंस रहते हैं, उस पर उन लोग उनका डेड बॉडीज को डालते हैं। वल्चर्स इमीडिएटली आके उनके ह्यूमन बॉडीज को खत्म, जो डेड बॉडीज को खत्म करके, क्लीन करके सिर्फ हड्डियां छोड़ते थे। एंड उनका मेन रोल जो था डेड बॉडी डिस्पोजल का, वो अभी चला गया है।
अब ये पासी कम्युनिटी को भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम पड़ रहा है कि अभी वल्चर्स के बिना वो लोग क्या करें, बिकॉज उनके लिए जो फायर रहता है, आग रहता है, वो उनका बहुत ही पवित्र चीज रहता है। तो वो चीज उनके शरीर को या उनके डेड बॉडी के लिए बहुत यूज करना अच्छी बात नहीं रहता है। सो अभी वो लोग बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गए हैं उसके वजह से। डाइक्लोफिनेक सोडियम जो दवाई है उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो चुका था बर्ड्स में, एंड 2006 में बैन करने के बावजूद भी अवेलेबल रहता है। हमारे कंट्री में बहुत सारी चीजें हैं बैन होने के बाद भी अवेलेबल रहते ही है बहुत सालों तक, वो आदत तो जाने नहीं वाली है। ये सेम चीज इसमें भी कंटिन्यू रहा था। अब बिकॉज ये पेन किलर है एंड इंजेक्शन देना गांव वालों के लिए भी थोड़ा इजी था, ये लोग खुद यूज करते थे एंड खुद गायों को देते थे अपने आप। तो उसकी वजह से भी क्या हुआ कि 2006 में बैन करने के बावजूद भी ये काफी हद तक यूज हो रहा था ट्रीटमेंट के लिए। सो जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ वेटनरी डाइक्लोफिनेक बंद करवाया 2006 में। अगेन की वर्ड इसमें है वेटनरी डाइक्लोफिनेक। ओके, अब हमारे लोग यहाँ के जो है होशियार तो है ही, उनको पता ही था वैसे भी कि एक साइड से उनका ऑप्शन बंद हो गया है तो दूसरे साइड से उनको दूसरा ऑप्शन तो ढूंढना पड़ेगा ही। तो उन लोगों ने ह्यूमन डाइक्लोफिनेक जो अवेलेबल है मार्केट में वो लेके अपने जानवरों में यूज करना चालू किया। ऑफ कोर्स वो इलीगल था ही, बट तब तक किसी को पता नहीं था, तो कैसे उनको मालूम पड़ने वाले कि तुम क्या कर रहे हो वो चीज लेके। सो दूसरा प्रॉब्लम जो था ह्यूमन फॉर्मुलेशन का वो था कि मल्टीडोज वाइल्स जो यूज हो रहा था, यानी आप सिंगल वाइल जो रहता है बहुत सस्ता था, एंड यही वाइल आप लोग उसमें से मल्टीपल डोसेज मिल रहा था। मेन रीजन इसका ये था बड़े वाइल्स यूज करने का भी, ह्यूमन डोसेज का भी, कि गाय जो है 300-400 किलो का जो जानवर रहता है उसको जब ये लोग नॉर्मल वेटनरी पेन किलर यूज करते हैं वो ज्यादा महंगा पड़ रहा था उनको, और वो चीज के वजह से इन लोगों ने चूज किया कि ह्यूमन फॉर्मुलेशन वाला जाके ट्राई करेंगे उसका। सो बैन होने के बाद भी 2013 में मल्टीडोज वाइल का एक वापस इशू हुआ, एंड देन फाइनली 2015 में ह्यूमन फॉर्मुलेशन का भी मल्टीडोज वाइल बैन हुआ। बट अगेन जैसे मैंने बोला, हमारी पब्लिक और हमारे लोग जो है एक्स्ट्रा होशियार है। तुमने किसी गवर्नमेंट सरकार ने कुछ भी चीज बंद किया तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनको नहीं मिलेगा। उन लोगों ने जो 3 ml के वाइल्स है या 4 ml के वाइल्स जो ह्यूमन फॉर्मुलेशन के लिए बने थे वो चालू किया यूज करना गायों के लिए। अब ह्यूमन फॉर्मुलेशन वाला जो रहता है वो अगेन छोटे छोटे वाइल्स थे, बट एक गाय को एक इंजेक्शन देने के लिए वो लोग 15 से 20 वाइल उठा के लेके जाते थे खुद देने के लिए। अब डाइक्लोफिनेक का सबको वैसे भी पता तो है ही, गवर्नमेंट ने बैन किया, लोगों के बीच में अवेयरनेस भी काफी हुआ है, बट सेम टाइम पे अब हमारे फार्मेसी वालों ने एक और खेल खेला इसमें। इन्होंने क्या किया, डाइक्लोफिनेक का जो केमिकल फॉर्मुलेशन है उसको थोड़ा सा ही चेंज करके कीटोप्रोफेन एंड एसिक्लोफिनेक करके 2-3 दवाई नए बनाए। अब वो दवाई जो है वो रेगुलरली यूज हो रहा था अगेन पेन किलर के तरीके से, जो दुखाव दर्द का प्रॉब्लम है, दुखाव के लिए है, जोड़ों का तकलीफ है, एंड इवन हाई फीवर के लिए काफी बार यूज होता है गाय, भैंस एंड इवन हॉर्सेस में। सो एसिक्लोफिनेक, कीटोप्रोफेन, ये दोनों चीज जो है वो डाइक्लोफिनेक का भाई ही है। सिर्फ लीगल वे घूम के का चालू रखने के लिए इन्होंने ये लूप होल ढूंढ के ये 2 नए दवाई चालू करवाया। हमारे यहाँ के जो ह्यूमंस का जो आदत है ही मानवता का कि एक चीज है कि जब पैसा पहले बोलता है ना कि कुदरत, तो वो सबसे बड़ा तकलीफ रहता है। सो अभी करंट स्टडीज जो है इतने साल में, ये अभी 2020 चल रहा है, अभी पता पड़ रहा है कि सिर्फ डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, कीटोप्रोफेन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। कार्प्रोफेन, फ्लूनिक्सिन एंड इवन निमेसुलाइड, ये सारे दवाई वल्चर्स में सिमिलर रिएक्शन क्रिएट कर रहा है, उनके लिवर, उनकी किडनी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। अब लास्ट जो पेपर निकला था निमेसुलाइड का 2015 का, उसके बाद 2019 में नेक्स्ट निकला था। हमारे गुजरात में सेकंड हाईएस्ट
cases of mortality due to nimesulide था. Again, डॉक्टर्स ने बोला कि तुम लोग ने डाइक्लोफिनेक बंद करवाया, केटोप्रोफेन बंद करवाया, सिक्लोफेनेक बंद करवाया. अब निमेसुलाइड तो हम लोग यूज कर रहे थे, उसको भी बंद करवा रहे हो. तो जानना पड़ता है उनको कि ये चीज कितना ज्यादा हानिकारक रहता है ये वल्चर्स पे. एंड अगेन ये दवाई का जो इफेक्ट है बहुत ही सिमिलर है. सीधा किडनीज पे इफेक्ट करता है ये बर्ड्स के, एंड लिवर पे इफेक्ट करता है. उसकी वजह से रिकवरी का चांस भी जो है ना के बराबर है. सेम टाइम पे सेफर ऑल्टरनेटिव जो अपना सेफ दवाई है, जो वेटनरी का प्रॉपर पेन किलर है, मेलॉक्सिकैम मेडिकेशन नाम का है. अब वो दवाई का प्रॉब्लम क्या हुआ था कि 30 ml का वायल ज्यादा महंगा पड़ता है अपना ह्यूमन डाइक्लोफिनेक से. सबसे बड़ा चीज पैसा ही बोलता है उसमें इन लोग के लिए. एंड ये पैसे की वजह से ही, थोड़ा बहुत पैसा बचाने की वजह से ही इन लोग ने पूरा यहाँ पे जब ये दवा यूज हुआ है, पूरा वल्चर्स का जो पॉपुलेशन है, उनका जो प्रभाव पूरा सब 99% वाइप आउट हो गए थे. उसके बाद गुजरात में हमारे 2 मेन स्पीशीज है, व्हाइट ट्रम्प वल्चर एंड लॉन्ग बिल वल्चर. तीसरा खेरो है जो मिलता है अगेन इजिप्शियन वल्चर जो बोलते हैं उसको. बट अगेन जो ज्यादा इफेक्ट होता है दवाई का ये रहता है व्हाइट ट्रम्प, सफेद पीठ गिद्ध पे एंड गिरनारी गिद्ध पे. जो 99 मेजर पॉपुलेशन वाइप आउट था इनका था. एंड अभी करंटली शेड्यूल 1 में ये आपका लायन, टाइगर जो शेड्यूल में आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, वही सेम टाइम पे ये लोग भी आते हैं. उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि इनका जो नेस्ट है, जो माड़ा है, ये नेस्ट होता है, वो आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो बिकॉज वो प्रोटेक्टेड स्पीशीज है एंड ऑलरेडी ये बहुत कम हो चुके हैं. सो करंट स्टेटस जो है वल्चर्स का, सही बोलने देखने जाएंगे तो बहुत ही खराब सीन चल रहा है अभी. तो प्रॉब्लम है ये है, आप देख सकते हो कि 2005 से जो 2647 वल्चर्स टोटल थे, जिप्स वल्चर्स यानी अपने लॉन्ग बिल एंड व्हाइट ट्रम्प वल्चर, उनका टोटल पॉपुलेशन 2647. करंट पॉपुलेशन 600 पे आ गया है. 2000 बर्ड्स गायब सिर्फ इतने सालों में. बीच में हमको लगा जब गवर्नमेंट ने बैन किया था ये सारे ड्रग्स का, तो देख सकते थे कि वो पॉपुलेशन थोड़ा स्टेबल हुआ. तो वो टाइम पे हमको लगा कि चलो बैन होने के फायदा से अभी पॉपुलेशन मरना एटलीस्ट बंद हो गए थे. बिकॉज जैसे पहले देखा जाता था कि एक सिंगल गाय के कार्कस पे या मरे जानवर पे जो दवा इतना सारा यूज हो रहा था, जितने भी वल्चर्स उसको खाने आते थे वो सब के सब मरते थे. अब ये चीज था बिकॉज डाइक्लोफिनेक कम हो गया था, यूज कम हो गया था, अवेयरनेस की वजह से भी दिख रहा था कि शायद से मार्केट में नहीं अवेलेबल है, जो भी रहता है. वो प्रॉब्लम सबको थोड़ा खुशी हुआ कि वल्चर्स एक साथ इतने सारे मरना बंद हो गए. बट सेम टाइम पे सबके नजर से ये थोड़ा चीज मिस आउट हो गया कि उतने वल्चर्स बचे ही नहीं थे मरने के लिए भी एक साथ में. ये बर्ड्स आपको जो पहले 4 करोड़ का पॉपुलेशन था, 99 पॉपुलेशन वाइप आउट होने के बाद 2000 पे आ गया हमारे यहाँ पे. एंड इंडिया में तो सिर्फ 10,000 के बर्ड्स बचे थे. अभी इतना खराब सिस्टम चला था इन लोग का, इतने खराब दिन थे कि बाद में जब स्टेबिलिटी भी आया, सब लोग खुश थे कि ये बर्ड्स को अभी चांस मिल रहा है डाइक्लोफिनेक के बैन के बाद वापस उनका खुद का सिस्टम और वापस पॉपुलेशन बढ़ाने का. सो वो एडेड बेनिफिट था और वो फर्क दिख रहा था. डाइक्लोफिनेक के बैन के बाद, मल्टीडोज वाइल के बैन के बाद पॉपुलेशन पे इफेक्ट दिख रहा था, जनरली पॉपुलेशन दिख रहा था. सो अब वल्चर्स का एक पुराना चीज ये भी रहता है कि हमारा गुजरात में खासियत है पांजरपोल्स का. पांजरपोल यानी जो जहाँ पे पुराने जो बुजुर्ग गाय है, बीमार गाय है या बिना मालिक के जो गाय घूमते रहते हैं सड़कों पे, उनको वहाँ पे इकट्ठा करके रखा जाता है. इवन हमारे जो कॉर्पोरेशंस है जो पकड़ के गायों को अंदर डालते हैं, वो इनके वहाँ पे ही जमा होता है. ये जानवरों को लाइफ टाइम केयर मिलता है. आप रिटायरमेंट होम में समझ लीजिए इन लोग के लिए.
अब प्रॉब्लम ये रहता है कि अब इतने सारे गाय जब आते हैं, काफी सारे बीमार भी रहते हैं, तो जब ये मर जाते हैं तब इनके पांजापोल के पीछे ही इनकी बॉडी फेंकी जाती है, ताकि वहां के जो भी बर्ड्स रहते हैं वो लोग उसको खा के साफ कर सकें। जैसे हमारा एक फेमस पांजापोल भी है, अभी भी करंटली है पांजापोल, बट वल्चर्स नहीं अनफॉर्चुनेटली। ये है डाबला पांजापोल। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो काकस है, जो मरे हुए जानवर है, उनके सिर्फ हड्डियां बचे। ये हड्डियां भी रिसाइकिल होके यूज में जाते हैं, बट वो हड्डियां तक पहुंचने के लिए वल्चर्स की सख्त जरूरत रहता है। अब ये वल्चर्स का प्रॉब्लम था कि जब वल्चर्स मरना चालू हो गए थे तब ये काकस और ये जो मरे हुए जानवर है उनको खाने के लिए कोई नहीं था। सो जो चमार कम्युनिटी है, जो स्किनर कम्युनिटी है, उनके ऊपर भी असर पड़ने लग गया था, बिकॉज उनको ज्यादा टाइम रुकना पड़ता था वल्चर्स, ये जो गाय के काकस है और भैंस काकस है, क्लीन करने में। काइट्स है, कुत्ते हैं, वो लोग भी इतने एफिशिएंट क्लीनर्स नहीं हैं जितना वल्चर्स थे। सो ये सबसे बड़ा एडेड बेनिफिट था और लॉस भी था इन लोग के लिए। अब पांजापोल्स में एक और चीज था, बट बिकॉज ये बहुत ही बड़े जगह थे, उनके वहाँ पे हजारों गाय रखने का जगह रहता है। ऑल्सो सेम टाइम पे बड़े बड़े झाड़ रहते हैं उनके वहाँ पे, नीम के झाड़, पीपल के झाड़, बनियान के झाड़, एंड बहुत ही बड़े बड़े झाड़ रहते हैं वो जगह पे। ये झाड़ भी वल्चर का रूस्टिंग साइट या रात विश्वास करने का जगह जो रहता है वो बनता है। हमेशा ये लोग माला में जाके या नेस्ट पे जाके बैठने नहीं वाले हैं, उनको भी उनका खुद का रूस्टिंग साइट भी अलग चाहिए रहता है। सो काफी बार उनके लिए इजी पड़ता था, खाना पीछे पड़ा हुआ मिलता है और उनको सोने के लिए भी, रात वसवाट करने के लिए भी ऊपर जगह मिलता है। हमारा एक और बहुत ही फेमस पांजापोल जो सेंट्रल गुजरात का है, जहाँ पे अभी तक वल्चर्स आते हैं, इंक्लूडिंग माइग्रेटरी वल्चर्स, ये है वीरपुर पांजापोल। करंट सिनारियो में भी अनफॉर्चुनेटली, जहाँ पे पहले हमने 2016, 17, 18 तक भी 120 वल्चर्स देखे थे, अभी मुश्किल से 10 वल्चर्स दिखते हैं। सो ये सब देख सकते हो, ये था रेगुलर, बहुत ही रेगुलर साइट। आप कभी भी जाओ वो टाइम पे आपको वल्चर्स वहां नीचे बैठे हुए मिलते थे। सब राह देखते थे कि जैसे स्किनर्स नया बैच लेके आते हैं, नया मरण जो मरे हुए जानवर है वो लेके आते हैं, उसकी रात देख के ये लोग बैठे रहते थे। सो वल्चर्स का सेकंड प्रॉब्लम क्या रहता है कि इनका एक्चुअली ये प्रॉब्लम नहीं है, ये कुदरत ने इनको जो दी हुई शक्ति है उसका दुरुपयोग हो रहा है बेचारों का, और उनकी ये शक्ति उनके नुकसान में काम कर रहा है। वल्चर्स का आईसाइट बहुत स्ट्रांग रहता है। अब ये लोग ऊपर बहुत ही ऊंचे आकाश में छोटा सा डॉट की तरह दिखते हैं और उतने में से ही उनको मरा हुआ जानवर नीचे दिखता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब गांव में डाइक्लोफेनेक का जैसे जो यूज था, बहुत सारे गाय पालने वाले खुद गाय का ट्रीटमेंट करते थे। ये लोग जो दवाई अपने दूध के लिए भी, जो ऑक्सीटोसिन और दूसरी दवाई है जैसे मिल्क यील्ड के लिए देते थे, उनके लिए सिंपल चीज है, इंजेक्शन भरो, गाय को दे दो, हो गया काम। ये लोग सेल्फ मेडिकेट करना चालू कर दिया था इन्होंने गायों में भी, और गाय मर गया, जाके कहीं पे भी फेंक के आ जाओ। सो ये वजह से भी वल्चर्स को ज्यादा दिक्कत होने लग गया। एंड प्रॉब्लम था कि बिकॉज ऑलरेडी पॉपुलेशन कम हो गया, उनका जो लार्जर ग्रुप से वो नहीं मिलते थे, उसकी वजह से ये बहुत जल्दी स्कैटर हो गए। एंड ये दिक्कत पड़ने लग गया था जब 4-4, 5-5 वल्चर्स एक ही जगह आके खाते थे, दूसरे 4-5 वल्चर्स दूसरी जगह जाते थे, तो कुछ भी फिक्स फीडिंग साइट नहीं रहता था। सो ये सेकंड प्रॉब्लम अलग अलग स्कैटर होने की वजह से होता था। ऑलरेडी पॉपुलेशन कम हो गया है, 99% चला गया है, तो जैसे आपने देखा कि करंट सिनारियो में 800 से ज्यादा बर्ड्स बिल्कुल नहीं है। 600 बर्ड्स हमारे करंट पॉपुलेशन 2018 के सेंसस के हिसाब से, जो हमारे गिर फाउंडेशन ने लास्ट ईयर किया था, लास्ट ईयर किया था। अगले प्रॉब्लम्स जो ये बर्ड्स को फेस हो रहा है वो है पॉइजनिंग का, एंड वो हो रहा है बिकॉज अब वल्चर्स जब चले गए हैं एक जगह से, वो जगह फिल करने के लिए कुत्ते, जंगली बुंड ये आ गए हैं, चूहे आ गए हैं, और ये लोग सड़ा हुआ मांस या पड़े हुए जो जानवर है वो खाने आ जाते हैं। अब एक और चीज है, जहाँ पे उल्टा वल्चर साल में एक बच्चा देता है, वहां पे कुत्ता
एक साल में 6 बच्चे से 10 बच्चे देता है, एंड जो जंगली सुअर है वो 12 बच्चे तक देते हैं। तो आप देख सकते हो कि इन लोग का पॉपुलेशन इंक्रीज कुछ ही सालों में कितना जल्दी हो सकता है, हो गया है इनफैक्ट। अब ये सेम प्रॉब्लम हो रहा है खेतरों में भी। सो सेम सेकेंड प्रॉब्लम जो रहता है इन लोग को है पेस्टिसाइड पॉइजनिंग का या जंतुनाशक दवाई की वजह से। बिकॉज हम लोग अगेन हमारे खेतरों में आयुर्वेदिक दवाई या कुछ नॉर्मल दवाई यूज नहीं करते हैं, हम लोग प्रेफर करेंगे केमिकल्स, जल्दी और सस्ते इजीली यूज होता है। अब यही प्रॉब्लम होता है जब पानी नहीं मिलता ये बर्ड्स को, ये लोग खेतर में जाके पानी पीते हैं एंड ये सेम जंतुनाशक दवाई वाला पानी पीते हैं। अगेन ऑलरेडी थोड़े ही बर्ड्स बचे हुए हैं और ये थोड़े बर्ड्स की वजह से ही एक एक दो दो भी मरते हैं, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और जैसे ये चीजें कम नहीं थे, हमारा डेवलपमेंट भी अपना ये लेवल पे चलता है। हम बोलते हैं कि हमको हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। अगेन वल्चर साल में एक बच्चा देता है, हम लोग साल में एक बच्चा देते ही है, बट हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन का क्वांटिटी ही ज्यादा है। गुजरात इंडिया में ही हमारा इतने करोड़ों की संख्या है। सो ऑब्वियसली घर और सबको ये तो चाहिए रहेगा, ज्यादा भी खेतर विस्तार बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि खाना उगाना पड़ेगा। तो ये जो डेवलपमेंट है या दूसरा सब जो चीज है उसमें हैबिटेट लॉस बहुत ज्यादा होता है। सेकंड थर्ड प्रॉब्लम रहता है कुत्तों का। अगेन बिकॉज कुत्तों का संख्या बढ़ गया है वल्चर्स से, तो जब ये लोग खाने उतरते हैं कुत्ते उनको भगा देते हैं वहां से, तो उसकी वजह से वल्चर्स ठीक से खाना भी खा नहीं पाते। एंड गुजरात का एक और खासियत है हमारा उत्तरायण काइट फ्लाइंग फेस्टिवल। जब हम लोग ये काइट फ्लाइंग फेस्टिवल मनाते हैं 14-15 जनवरी को, सिर्फ 14-15 जनवरी को नहीं रहता है, इसका प्रभाव पूरा महीने तक, 2-3 महीने तक रहता है। हाँ, मैं एक्चुअली एक हॉस्पिटल में भी काम करता हूँ, जीवता चैरिटेबल ट्रस्ट। हर साल हमारे वहाँ पे 3 से 4 हजार बर्ड कट के आते हैं सिर्फ जनवरी के महीने में। हमारे लिए उत्तरायण 3 महीने चलता है। वल्चर्स भी है, ये भी फंसते हैं ये पतंग की दूरियों में। एंड एक और प्रॉब्लम जो इनको रहता है शॉर्टेज ऑफ फूड की कमी। बिकॉज टेम्परेचर बढ़ने से खाना जो रहता है जल्दी सूख जाता है, तो ये बर्ड्स को खाना वो टाइम पे जल्दी मिलता नहीं है। बिकॉज अगेन कुत्ते वहां बैठे हैं, कुत्ते इनको खाने नहीं देते हैं, तो इसीलिए काफी सारे वल्चर्स भूखे मरते हैं या उनके बच्चे भूखे मरते हैं रात देखते देखते खाने के लिए। हैबिटेट लॉस जो है बहुत ही ज्यादा संख्या में हो रहा है करंटली एंड बहुत ही जल्दी हो रहा है। कड़ी में हमारा एक महसाना विस्तार में जो था वहाँ पे एक बहुत बड़ा झाड़ था जहाँ पे रिकॉर्ड था 20 से 30 वल्चर्स का रेगुलर रूस्टिंग साइट था एंड वो जगह पे 10 नेस्ट थे एक ही झाड़ पे। एनीवे वो जगह का उनका जो कड़ी का सिविक अथॉरिटीज थे, कॉर्पोरेशन वाले थे, वो लोग आए, झाड़ काट के चले गए एक ही दिन में, ट्रिमिंग खत्म करके। इतने सालों पुराना झाड़ का, इतने बड़ी वल्चर की पॉपुलेशन की नेस्टिंग साइट की उन्होंने एक ही दिन में हालत खराब कर दिया। दूसरा चीज था हमारा बहुत ही नोटेबल, अहमदाबाद का एक खासियत, एक इंस्टीट्यूट है IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। बहुत ही वेल नोन है ये मैनेजमेंट के लिए, बहुत ही गजब है। लोग जगह जगह से आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, उनके कोर्सेज के लिए। IIM में वल्चर का पॉपुलेशन 50 बर्ड्स था 2012 में। वहाँ पे 15 नेस्ट का रिकॉर्ड हमने किया हुआ है 2014 तक। उसके बाद जैसा ही डिक्लाइन चालू हुआ, वल्चर्स का पॉपुलेशन भी गिरता गया, दवाई की वजह से भी बहुत सारे मर गए। लोगों ने नेस्ट काटना चालू किया। अगेन वल्चर का जो डाइजेस्ट सिस्टम है, जो उसकी पचन शक्ति है, जिससे वो सड़ा हुआ मांस, गला हुआ मांस है और जितना भी जात जात का जो बीमारी है वो डाइजेस्ट कर सकता है, उसकी खासियत जो रहती है, उसकी वजह से भी उसका जो पॉटी, उसका चरक जो रहता है वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक रहता है। सफेद कलर का जहाँ जहाँ गिरता है वहां थोड़ा थोड़ा दाग छोड़ता है। अब ऑब्वियसली आप रह रहे हो, आपका गार्डन है बड़ा सा है, उसके ऊपर 2 वल्चर का नेस्ट है, वो वल्चर वहां से रोज चरक रहा है, आपकी गाड़ी खराब हो रही है, आपकी गार्डन खराब हो रही है। तो इन लोगों ने सिंपल चीज किया, वहां से नेस्ट काट डाले, झाड़ काट डाले। दूसरा चीज डेवलपमेंट का थोड़ा बहुत हुआ, IIM कैंपस का रेनोवेशन का भी थोड़ा बहुत हुआ,
तो जैसे ही ये सब चीजें होते रहते हैं, ये बर्ड्स को सफरिंग तो होने वाला ही है। एंड डेवलपमेंट ऐसा चीज है कि तुम उसको रोक नहीं सकते हो, या तुम धीरे धीरे ट्राई कर सकते हो कि उनके साथ साथ में कुछ काम करके कर सकते हो। बट वल्चर्स थोड़े ज्यादा सेंसिटिव किस्म के बर्ड्स है। एक बार उनका नेस्टिंग साइट डिस्टर्ब हुआ ना, तो उसके बाद वो जल्दी वापस वहां पे नहीं आते। सेकेंड मेजर प्रॉब्लम वल्चर्स का, अगेन मेडिकेशन जो है इंजेक्टेबल, उसके बाद आता है पॉइजनिंग। हमारा बहुत ही कॉमन जंतुनाशक दवाई ऑर्गेनोफॉस्फेट नामक रहता है वो, एंड उसका दूसरा लोकल नाम हमारे यहाँ पे फॉरेट बोलते हैं। एंड उसके छोटे छोटे दाने आते हैं। ये दाने या तो लिक्विड है जो आप पानी में मिक्स करके खेतों में डालते हो या स्प्रे करते हो। दूसरा चीज जो इसका होता है, जो दाने का, यहाँ पे लोग लड्डू बनाते हैं। एंड जो मरे हुए गाय या भैंस का जानवर का जो ये मरा हुआ पड़ा रहता है, उसके अंदर ये लड्डू डालते हैं कुत्तों को और जंगली सुअर को मारने के लिए। इससे क्या होता है एक्चुअली, बिकॉज कुत्तों का पॉपुलेशन बढ़ गया है, वो लोग आके उनके जानवरों को काटते हैं, बच्चों को काटते हैं। प्लस जो जंगली सुअर है वो सिर्फ मरे हुए जानवर नहीं, सब कुछ खाते हैं, उनके खेतर का भी नुकसान बहुत ज्यादा हाई संख्या में करते हैं लोग। तो उसकी वजह से इन लोगों ने सीधा दवाई डालना चालू कर दिया। अब ऑब्वियसली जब वो जानवर मरा हुआ पड़ा हुआ है वहाँ पे, वल्चर्स को भी पता नहीं पड़ने वाला है कि उसको दवाई डालना है कि कुछ भी है, वो लोग सीधा आके टूट पट के खाते हैं। एंड जैसे ही इन लोग खाना चालू करते हैं, इनका ग्रुप मेंटालिटी कैसा है कि झगड़ झगड़ के सब लोग खाते हैं, कि जितना मुंह में आता है सीधा निकल जाते हैं लोग उसको। अब यही प्रॉब्लम की वजह से ये जो दवाई फॉरेट के जो लड्डूस बना के इन लोग मरे हुए जानवर के अंदर डालते हैं, ये सीधा इफेक्ट पड़ता है ये वल्चर्स पे। एंड सिर्फ उन पे नहीं, जब उनका अभी नेस्टिंग सीजन चलता है, उनके जो बच्चे उनके जो नेस्ट में राह देखते रहते हैं, वो बच्चों को भी ये लोग सेम खाना उल्टी करके खिलाते हैं। चलो मान लो कि एक हद तक अडल्ट्स की सहन शक्ति ज्यादा है, तो वो लोग 4 से 5 दिन तक खींच भी लेते हैं, डिपेंड करता है अगेन कितना उन्होंने खाया उसके ऊपर। बट बच्चों को तो कोई चांस नहीं रहता है, एंड नेस्ट के अंदर ही मर जाते हैं। याद करिए वापस से, वल्चर साल में एक ही बच्चा देता है। वो बच्चा फेल हुआ, उसके बाद वो नहीं देगा, अगले साल ही ट्राई करेगा, यानी वो साल का बच्चा खत्म। तो इसीलिए वापस से वो लोग को सबसे ज्यादा नुकसान, हानिकारक चीज पॉइजनिंग का है, पेस्टिसाइड पॉइजनिंग का रहता है। उत्तरायण का जैसे मैंने बोला 14 या 15 जनवरी का जो हमारा है, सबसे ज्यादा बर्ड्स तभी वो कटते हैं। एंड अगेन वल्चर्स का नेस्टिंग सीजन, खास करके सफेद पीठ गिद्ध जो है हमारे व्हाइट ट्रम्प वल्चर, अक्टूबर से लेके मई तक उनका नेस्टिंग सीजन रहता है। तो बीचों बीच उनका बच्चों का फ्लाइट का सीजन भी आता है ये टाइम पे। अब अगर माँ बाप का पंख कट के गिर जाता है कहीं पे वो, तो वो बच्चों को खाना कैसे देने वाले? उसी वजह से बच्चे उनके नेस्ट में मर जाते हैं। सब देख सकते हो हमारे हॉस्पिटल पे ये रेगुलरली केसेस आते रहते हैं। एंड हमारे थैंकफुली लकीली डॉक्टर्स का एक्सपर्ट टीम है, और बाहर से भी डॉक्टर्स आते हैं, अलग अलग संस्थाओं से आते हैं, फॉरेन से भी आते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये काम करने के लिए, ये पक्षियां बचाने के लिए ये टाइम पे। सब देख सकते हो कि सबसे खराब इंजरी वही होता है, इनको पंख पे इंजरी रहता है, और इनका जो विंग वेब जो बोलते हैं हम लोग, या जिस चीज से ये लोग मसल से उड़ पाते हैं, वो ही मसल को सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और वही मसल कट जाता है। अब ये पतंग की डोरी जो हमारी रहती है, कांच से भरी हुई रहती है। दूसरा अभी नायलॉन का भी मांझा चालू हुआ है मार्केट में, भले बैन किया, अगेन एक और चीज जो बैन है बट फिर भी अवेलेबल रहता है, चाइनीज मांझा। अब ये चीज जो है इतना स्पीड में कटता है कि ये बर्ड को मौका ही नहीं मिलता है हटने के लिए वहां से। सिंगल वल्चर का एवरेज वेट है 4 से 5 किलो। अभी आप सोचिए, ये 4 से 5 किलो का पक्षी जो इतना 100 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है, पत्थर की तरह गिरता है वहां से। बहुत बार ये बर्ड्स नीचे गिरने पे इमीडिएटली मर जाते हैं या फट जाते हैं लिटरली। जिसका नसीब अच्छा है या जिसका चांस मिलता है थोड़ा बहुत नीचे क्रैश लैंडिंग करने का, वो लोग को चांस मिलता है जिंदा बचने का। बट अगेन उनका विंग डैमेज रहता है। बहुत हाई संख्या में जब ये लोग का डैमेज रहता है, तो हमारे पास कुछ ऑप्शन बचता नहीं है, बल्कि उसका विंग काटना पड़ता है, उनका पंख काटना पड़ता है बर्ड को बचाने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि अभी एक बार ये बर्ड का पंख गया तो उसकी जिंदगी खत्म हो गई। एकदम सही बात है वो चीज, बट
बिकॉज ये बर्ड्स की इतनी रेयर हो चुके हैं, इतने कम मिलते हैं, एक एक सिंगल वल्चर भी कैप्टिव ब्रीडिंग में काम आता है। इनको यहाँ पे स्पेशल ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए हैं जहाँ पे इसको इन लोग ब्रीड करते हैं। इवन जो अपंग वल्चर है वो आगे जाके ब्रीडिंग के काम आता है। सो मेन चीज हमारा काम रहता है इनको जिंदा रखने में। डेफिनेटली वापस उड़ा सकते तो उड़ाते ही है, हमारे डॉक्टर की एक्सपर्ट टीम जो है उनका विंग रिपेयर करने में ये रहते हैं। एंड जैसे आप देख सकते हो ये स्पेशल कैप्टिव ब्रीडिंग का इन्होंने ऐसे सेटअप्स बनाए हुए हैं। पिंजौर में है, हमारे जूनागढ़ में भी है, हरियाणा में है, बहुत सारी जगह पे बनाए हैं। कुछ टोटल 8 सेंटर्स है ऑल ओवर इंडिया। और ये चीज बनाया गया है सिंपली इसके लिए बिकॉज वल्चर्स का पॉपुलेशन जो है जितना स्पीड कम हो रहा है उतना स्पीड से बढ़ नहीं रहा है। तो वो प्रॉब्लम की वजह से अभी वल्चर्स को कैप्टिविटी में केज में रख के, बड़ा सा जगह, एकदम वेयर हाउस जितना बड़ा जगह होता है उतने जगह में उनको रख के उनको वहाँ पे बच्चे करवाते हैं। वहाँ पे नेसेसरी नहीं है कि एक ही अंडे से काम चलता है। क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन से एक अंडा ले लेते हैं और कुछ टाइम पीरियड रहता है 7 से 10 दिन के अंदर तक। अगर आप वो अंडा ले लेते हो, बर्ड वापस से अंडा देगा। बट अगेन ये बहुत ही साइंटिफिक मेथड से करना पड़ता है। आप जाके सीधे से अंडा उठा सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते। प्लस बर्ड को बहुत ही कम स्ट्रेस एनवायरनमेंट में रखना पड़ता है, तभी जाके वो लोग प्रॉपर्ली ब्रीड करते हैं। सो जो सेकेंड प्रोसेस रहता है वो है अलग से ये अंडों को इंक्यूबेटर में रख के हैच करके बच्चे बड़े करते हैं। और तब तक वो दूसरा वल्चर ने खुद का अंडा वापस दे दिया है और वो एक बच्चा अपने आप पाल रहा है। सो वो करते करते साल में एक वल्चर की जोड़ी के 2 बच्चे हो जाते हैं। सो धीरे धीरे वो चीज करना पड़ के उसका पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं। बट अगेन प्रॉब्लम वही रहता है कि जब तक डाइक्लोफिनेक, केटोप्रोफेन, एसिक्लोफिनेक, निमेसुलाइन ये दवाई अवेलेबल रहने वाला है, ट्रीटमेंट में यूज होने वाला है, ये वल्चर्स को वापस रिलीज नहीं कर सकते वाइल्ड में जाके। वाइल्ड में जाएंगे, इतना मेहनत करने के बाद, बड़ा करने के बाद, एक वल्चर को कंप्लीट अडल्ट होने में 4 साल लगता है। तब तक वो जुवेनाइल या बच्चे का इसमें गिना जाता है। 4 साल के बाद ये लोग बच्चा देना चालू करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैप्टिविटी में इसीलिए प्रोसेस भी बहुत ही स्लो रहता है। लास्ट ऑप्शन और सबसे बेस्ट ऑप्शन जो रहता है साइड बाय साइड कैप्टिव मैनेजमेंट के साथ है हैबिटेट कंजर्वेशन। ओके, भी वल्चर्स को कैप्टिविटी में तो बना रखा है, कैप्टिविटी में बना रहे, ब्रीड कर रहे, सब कुछ कर रहे, उनका पॉपुलेशन बढ़ा रहे, तो उसका ये मतलब नहीं है कि जो वाइल्ड वल्चर्स ऑलरेडी है उसको तुम छोड़ दो या भूल जाओ। उनका भी पॉपुलेशन बनाए रखने के लिए एंड उनका भी सेफ्टी के लिए ये बहुत जरूरी है कि हैबिटेट एंड फूड सेफ्टी उनके मेन चीज रहता है। बड़े बड़े झाड़, बहुत ही बड़े झाड़, सैकड़ों साल पुराने, 50 साल, 100 साल, ये बड़े बड़े झाड़ वल्चर्स का फेवरेट नेस्टिंग स्पॉट रहता है। अगेन ये कॉलोनी बर्ड्स है, ये लोग साथ में वहां पे रहते हैं। तो इसके लिए अब जैसे बताया था पहले कि कैप्टिविटी में जो वल्चर्स को ब्रीड करने थे उनको रिलीज तो करना पड़ेगा बाद में जाके। अब रिलीज करने के लिए जब तक एरिया सेफ नहीं है तब तक वापस छोड़ नहीं सकते उनको, एंड प्रॉब्लम आने वाला ही है वो। सो ये चीज के लिए गवर्नमेंट और सब ने मिलके, बाकी एक दो और ऑर्गेनाइजेशंस है, सेव वल्चर्स करके जो है, वल्चर सेफ जोन्स ऑल ओवर इंडिया कुछ कुछ जगहों पे डिक्लेयर किया गया है। वल्चर सेफ जोन यानी ये जोन अभी तक सेफ नहीं है, ये जोन को हमको सेफ बनाना है वल्चर्स के लिए। और एक बार ये जोन सेफ हो जाते हैं, फिर जो कैप्टिविटी में या जो पिंजरे में जो वल्चर्स का ब्रीडिंग करवा रहे हैं उनको हम लोग वापस छोड़ सकते हैं जंगल से। गुजरात राज्य में हमारे पास 2 प्रोविजनल वल्चर सेफ जोन्स है, एक है सेंट्रल गुजरात का और दूसरा है सौराष्ट्र का। हमारा मेन काम जो है सेंट्रल गुजरात में रहता है एंड इतने सालों से वो काम का चालू ही है। हमारा मेन एरिया जो है 8 डिस्ट्रिक्ट्स का है, उसमें से अहमदाबाद, महसाना, सुरेंद्रनगर, आनंद, खेड़ा, पाटन, साबरकांठा एंड गांधीनगर। अब ये 8 में से सिर्फ 4 में एक्टिव वल्चर पॉपुलेशंस है, अहमदाबाद, महसाना, सुरेंद्रनगर एंड आनंद।
उसमें से भी अहमदाबाद अभी 0 पे है। अहमदाबाद में बहुत बचे नहीं है। विरमगाम में थैंकफुली शायद से हो सकते हैं 2-4 बचे रहे हैं। बाकी अहमदाबाद सिटी एरिया में बिल्कुल भी नहीं है। ये सफेद पीठ गिद्ध का एक बहुत अच्छा खासियत ये है, ये लोग सिर्फ एंड सिर्फ झाड़ पे नेस्ट बांधते हैं उनका, एंड इन लोग ह्यूमंस के आजू बाजू नेस्ट बनाते हैं। लोगों के आजू, घर के आजू बाजू या गांव के जो तालाब के आजू बाजू है, लेक्स के आजू बाजू है, उसके आजू बाजू इन लोग बनाते हैं। जबकि गिरनारी गिद्ध या लॉन्ग बिल वल्चर क्लिफ पे, पत्थर पे अपना बनाता है। सो उनको फिर भी ओवरऑल हैबिटेट लॉस का कम प्रभाव है जितना सफेद पीठ गिद्ध का है। इसलिए सफेद पीठ गिद्ध का जो पॉपुलेशन है बहुत ही ज्यादा जल्दी गिर रहा है, इवन गिरनारी गिद्ध के कंपैरिजन में। दोनों का पॉपुलेशन गुजरात में और ऑल ओवर इंडिया बहुत ही खराब है। जैसे इसमें आप देख सकते हो, ये जंगली बादाम का झाड़ है। ये हमारा शाहीबाग कैंटोनमेंट एरिया के बाहर का जगह है। ये आजू बाजू सोसाइटीज है, उसमें इतना वेल कैमोफ्लेज नेस्ट के अंदर ये वल्चर बैठा हुआ है। सोसाइटी वालों को तो पता भी नहीं था, सिर्फ कभी कभी उनको बड़ा एक पक्षी दिखता था आता हुआ, और उसके थ्रू हमको पता पड़ा कि यहाँ पे एक बर्ड वॉचर थे, हमारे एक टीचर थे, उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा अजीब बर्ड आ रहा है यहाँ पे। फिर थोड़ा सा दिन में ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने देखा कि यार ये तो वल्चर है। हमने थोड़ा ज्यादा रेकी किया, देखा, थोड़ा टाइम वहाँ पे रेगुलर स्पेंड किया, उसके बाद पता पड़ा कि इसका नेस्टिंग साइट है वो जगह पे। आप नीचे चढ़ के खड़े हो या आप कहीं भी खड़े, आपको पता भी नहीं पड़ता कि ये बर्ड वहां बैठा हुआ है। अगेन ये 2013 का है, अभी 2020 है, ये बर्ड्स वहां पे नहीं है। वल्चर्स का जो सफेद पीठ गिद्ध है, जिसमें ट्री नेस्टर्स है, मेनली झाड़ पे ज्यादा जल्दी उनका नेस्ट बनाते हैं। सो अलग अलग जाति के झाड़ जो है हमने ऑब्जर्व किया है उनको, और उसका रिकॉर्ड बना रखा है। आनंद खंबात बाजू में ताड़ी का झाड़ या पाम ग्रोव जो रहता है वो उनका प्रेफर्ड नेस्टिंग साइट है। इवन आई थिंक महुआ बाजू का भी। यूकलिप्टिस जो नीलगिरी है, उसका हमारे पास 2 या 4 रिकॉर्ड्स ही है नीलगिरी पे। नीम का झाड़ और बानियन का झाड़, पीपल का झाड़ वो ज्यादा प्रेफर्ड है, बिकॉज अगेन बहुत ही लार्ज ट्रीज है वो लोग, एंड कॉलोनी नेस्टर्स होने के लिए उसका प्रेफर्ड चीज है। ये अलग अलग झाड़ों का लिस्ट जो है हमने जिसपे नोटिस किया है एंड देखे हैं कि वल्चर्स का नेस्टिंग चलता था उस पर। कंजर्वेशन ऑफ लार्ज ट्रीज जो है, जैसे आप देख सकते हो, ये है झाड़ का विशाल साइज। और एक और खासियत है, ये जो सफेद कलर का चूना जो लगा हुआ है बीच में, ये वल्चर का एसिडिक पॉटी की वजह से है, जिससे हमको इंडिकेट करता है कि ये इतने सालों से ये बर्ड्स वहां रह रहे। अगेन 2014 का है ये झाड़ अभी नहीं बचा है, वहाँ पे ट्रिम किया गया था, एंड एक वावाझोड़ू में थंडरस्टॉर्म में ये गिर गया था उसके बाद। सब देख सकते हो। एक और ये चीज का है, यहाँ पे भी बर्ड्स का सेम कॉलोनी नेस्टर्स है, ये लोग साथ में नेस्टिंग करते हैं, बट बिकॉज अभी इतना ज्यादा पॉपुलेशन बचा नहीं है, ये बर्ड्स छोटे छोटे सिंगल नेस्ट में शिफ्ट हो चुके हैं, और उसकी वजह से अलग अलग सब लोग अपने अलग अलग जगह जाके खा के आते हैं। सो कौन कहाँ जा रहा है वो हमको पता नहीं पड़ता है। और जो मान लो कि हमने कुछ डेजिग्नेटेड फीडिंग साइट्स देखे हैं या कुछ पांजापोज में जगह सेट किया हुआ है, वहां पे ये बर्ड्स नहीं आते फिर, क्योंकि अगेन अपॉर्चुनिस्टिक फीडर्स है, उनको जहाँ मरण मिलेगा, जहाँ डेड बॉडी मिलेगा, वहां उतर जाएंगे खाने के लिए, ताकि वो लोग जल्द से जल्द खा ले और वापस चले जाए। हम लोग जब कम्युनिटी में काम करते हैं तब इवन रिलीजियस एस्पेक्ट देखते हैं। सब लोग को जटायु तो पता ही है, महाभारत में जब मिलते हैं उसमें, रामायण में सॉरी जो है, तो जटायु जो था, हम लोग उसको यूज करके विलेजर्स को आकर्षित करते हैं वल्चर्स की तरफ। बिकॉज एक सीधी बात है, वल्चर्स इतना ज्यादा सबका फेवरेट बर्ड नहीं है। सबके मन में, पिक्चर्स में, मूवीज के वजह से गंदे पक्षी है, सड़े हुए मांस खाते हैं, बांस मारते हैं। हमारा मेन काम जो रहता है, जो ग्रास रूट लेवल पे या जो लोकल लेवल पे काम करते हैं, वो है चमार लोग के साथ, स्किनर्स जो है उनके साथ, विलेज के सरपंच, स्कूल के बच्चे और गांव वालों को, जो खास करके जिसके गांव में वल्चर्स अभी भी मिलते हैं, लोकल डेयरीज, मिल्क कलेक्शन सेंटर से, ताकि पता पड़े कि मिल्क भी जो आ रहा है कंटामिनेटेड नहीं रहता है, क्योंकि दवा यूज नहीं हो रहा है इसमें भी, प्लस सेफ दवाई ऑल्टरनेटिव यूज हो रहा है कि नहीं। सिमिलरली लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर या एलआई जो एआई आपके आते हैं, जो वेटनरी ऑफिसर के नीचे काम करते हैं, उनके साथ भी हम लोग ज्यादा काम करते हैं।
हमारे यहाँ पे एक दूसरा चीज होता है कि LIN AI बहुत सारी जगह पे खुद डॉक्टर बन के घूमते हैं, तो लोग को पता नहीं पड़ता है, बट वो लोग क्योंकि जानवर का ट्रीटमेंट वही करते हैं तो वो लोग डॉक्टर बोल के काम करते हैं। हमने ओवरऑल इतने साल में 600 विलेजेस कवर किए हैं प्रॉपर अवेयरनेस के साथ एंड प्रॉपर करने के लिए। सो जैसे देख सकते हो कि नेस्टिंग साइट्स जो है वहाँ पे भी हम लोग लोकल लेवल पे खास करके बच्चों को इसमें आकर्षित करते हैं, ताकि बच्चे जो है वो ही आगे जाके उनके अडल्ट्स को भी समझाते हैं काफी सारी चीजें, एंड उनको होता है कि ये पक्षी आप क्यों बचा रहे हो, इसका खासियत क्या है। सो वो समझाने में भी हमको ज्यादा मजा आता है बच्चों को भी, उनको भी एक्सप्लेन करने में, उनको समझने में भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी रहता है। फीडिंग साइट्स पे जो चमार कम्युनिटी है, जो स्किनर कम्युनिटी है, वो हमारे लिए हमारे आंख और कान रहते हैं वल्चर्स के लिए। वेदर अभी भी यहाँ पे खाने आते हैं नहीं आते हैं, कितने कुत्ते वो बाजू घूमते हैं, क्या क्या तकलीफ पड़ रहा है गर्मी के सीजन में भी, कोई गिद्ध बीमार होकर वहाँ पड़ा हुआ है कि जैसा भी है, ये कम्युनिटी बहुत ही लॉस्ट कम्युनिटी है और ये ही हमारे लिए मेन काम करता है, खास करके ऐसे स्कैवेंजर्स के लिए। फीडिंग साइट्स का सब देख सकते हो, अलग अलग अवेयरनेस का हमारे जो चीज़ें हैं, अगेन स्कूल के बच्चों के साथ, वेटनरी डॉक्टर्स के साथ, ड्रग अथॉरिटी, फार्मेसी कंपनीज के साथ। दूसरा काम हमारा है वल्चर रेस्क्यू का, रिहेबिलिटेशन का। तो सब देख सकते हो अलग अलग अवेयरनेस का। मूवी स्क्रीनिंग करते हैं हम लोग, ताकि पूरे गांव को रात को इकट्ठा करके वल्चर्स का मूवीज अलग अलग जो रहते हैं वो दिखाते हैं, उनको दिलचस्पी क्रिएट करते हैं उसमें पूरा। फिर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स है, वेटनरी डॉक्टर्स है, सबके लिए अलग अलग लेवल के हम लोग काम करते हैं। इवन मीडिया कवरेज बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो प्रेस में देते हैं हम लोग, दूरदर्शन पे अगर कुछ पे आता है तो उसके लिए। एक खास चीज जो अभी तक का सबसे सक्सेसफुल गुजरात का हुआ है एंड आनंद में जो ये हुआ है, विद्यानगर नेचर क्लब के साइड से बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट मिला था इसमें। उन्होंने अमूल डेयरी जो बहुत बड़ा 3 जिलों में जो काम करता है, उनके हमको टच में करवाया, उनके साथ ज्यादा बहुत प्रभाव था उनपे, एंड अमूल डेयरी के साइड से सपोर्ट इतना अच्छा मिला, उन्होंने सामने से कीटोप्रोफेन और इसे सब दवाई बंद कर दिया 2013 से। अभी तक का भी आप डेटा देखोगे तो आनंद डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें सबसे हाईएस्ट वल्चर पॉपुलेशन करंटली है, सिर्फ एंड सिर्फ ये वजह से, बिकॉज अमूल का इतना एक्सपर्टाइज है ट्रीटमेंट करने में, उनका जानवर को दवाई देने में, एंड उनके साइड से इतना सपोर्ट मिला है हमको। सो ये चीज बाकी सारे डेयरियों के लिए भी हम चाहते हैं कि काश आगे जाके वो लोग भी अपनाएं एंड बहुत सारा उसमें भी अवेयरनेस क्रिएट करें। केमिस्ट का जो अवेयरनेस है वो भी जरूरी रहता है, बिकॉज अगेन ओवर द काउंटर ड्रग्स जैसे बिकता है वैसे भी ओवर द काउंटर पेन किलर्स बिकता है साइड पे इलीगली, तो उनको भी अवेयरनेस करना ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगेन ये इलीगल है। तो ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वल्चर्स का इम्पैक्ट जो है जो कम होता है, अगर वल्चर्स मरते हैं तो क्या होता है, कुत्तों का जैसे मैंने बताया कुत्तों का पॉपुलेशन बढ़ जाता है। हमने 100 से 200 कुत्ते देखे हैं एक ही फीडिंग साइट पे, 100 से 200 कुत्ते, यानी अगर वल्चर नीचे उतरता है खाने के लिए भी तो भी इतने सारे कुत्ते देख के ही वो लोग भाग जाते हैं। उसके बाद वल्चर्स का तो छोड़ो, ये इतने सारे कुत्ते का जब अनपॉपुलेशन पॉपुलेशन अंडर ऑफ कंट्रोल जाता है, गांव आजू बाजू गांव में बहुत असर पड़ता है ये चीज का। इसीलिए ही इंडिया का सबसे हाईएस्ट रेशियो है रेबीज का भी, बिकॉज हमारा यहाँ पे फेरल कुत्तों का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हाई रहता है। गाय को जाके काट लेते हैं, लोगों को जाके काटते हैं, बच्चों को काट लेते हैं और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब ये दूसरा चीज है, बिकॉज हम लोग शहर में रहते हैं, हमको ये चीज दिखता नहीं है। क्यों? बिकॉज शहर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आके फटाफट 1 से 2 दिन में सारे मरे हुए जानवर उठा के चल जाते हैं। ये है आपके आउटस्कर्ट्स का सिनारियो, ये एक्चुअल सीन है। यहाँ पे ये जो दिख रहे सफेद सफेद दाने जो है, ये मक्खी के बच्चे, जो कीड़े मैगिट्स जो बोलते हैं वो है। मैगिट जो है मक्खी अंडा आके देती है और ये पूरा उसमें से मक्खियां बनते हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये इतने सारे मक्खियां बनेंगे, कितना ज्यादा बीमारी फैलाएंगे लोग, एंड ये सिर्फ एंड सिर्फ वल्चर्स के डिक्लाइन की वजह से है। सब देख सकते हो इसमें भी काफी सारे, जहाँ पे जब लोग मरे हुए जानवर फेंकते हैं, उनका जिंदा लाइफ स्टॉक भी वहां पे आके देखता है। अगर ये सेम लाइफ स्टॉक सेम मरे हुए जानवर के साथ में इंटरेक्ट करता है तो उनसे मरे हुए जानवर से भी उनको इन्फेक्शन लगने का चांस बढ़ता है। एंथ्रैक्स, टीबी, बहुत सारी चीज है जो सिर्फ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से ही इनमें डायरेक्ट ट्रांसमिट होता है। साथ साथ में जंगली सुअर का भी हमने ऑलरेडी कवर किया था, ये भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। ऐसे देख सकते हो जंगली सुअर के बच्चे का रेशियो भी बहुत हाई रहता है। ये सेम सुअर जाके खेतर में नुकसान करते हैं एंड पूरा गोल गोल जाके सिस्टम चलता है। तो हमारी टीम जो है इतने साल से काम कर रही है, लास्ट 4 साल से हमको जो थोड़े बहुत दिक्कत पड़ रहा है
वो है थोड़ा बहुत फंडिंग का, बिकॉज अगेन हम लोग खुद की जेब में से सब लोग कर रहे हैं, हमारी टीम रिसर्चर्स की है, वॉलंटियर्स की है, एंड बहुत मुश्किल रहता है ये सब खुद की जेब में सब करो, बिकॉज आपका पैशन ये चीज़ है और आपको ये बर्ड्स बचाना ही है कुछ भी करके, तो आप कुछ भी करके ट्राई तो करोगे ही। बट हमको पता है कि अगर प्रॉपर फंडिंग का सोर्स मिल सकता है तो डेफिनेटली आगे जाके एक बहुत ही बढ़िया से हम लोग काम काज कर सकते हैं। सिमिलर एक्सपेक्टेशन रहता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो हायर अथॉरिटीज है उनका सपोर्ट हमको परमिशंस के लिए चाहिए रहता है, बिकॉज वल्चर शेड्यूल 1 में आता है। सो इसका आप डायरेक्टली जाके बॉडी नहीं उठा सकते हो कहीं से भी, आप उसका नेस्ट डिस्टर्ब नहीं कर सकते कहीं से भी, आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ काम करके ही आप ये सब कर सकते हो। अब वहां से भी काफी बार क्या होता है, बिकॉज कुछ कुछ ऑफिसर्स बिजी रहते हैं या कुछ तकलीफ रहता है, तो परमिशन आने में बहुत टाइम चला जाता है और वो टाइम तक सैंपल खराब हो जाता है, या जो वल्चर हमने रेस्क्यू किया है उसको रिलीज करने में प्रॉब्लम आ जाता है वो टाइम पे। सो इसीलिए सपोर्ट थोड़ा ज्यादा बढ़ सकता है तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा सबके लिए। सिमिलर फ्रंट लाइन स्टाफ के साथ रैपो बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है और ईजियर रहता है, तो वो क्योंकि वो लोग ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, सो उनके साथ बहुत जरूरी है कि उनके साथ ही हम लोग रैपो बनाए रखें। एंड एक और चीज है कि ओपन फोरम होना चाहिए नॉलेज शेयरिंग के लिए। जैसे हम लोग सेंट्रल गुजरात में काम कर रहे हैं, वैसे कुछ और लोग कहीं और काम कर रहे होंगे, या कुछ और लोग वल्चर्स कहीं और काम कर रहे होंगे। क्या क्या प्रॉब्लम्स है, अलग अलग सोल्यूशंस है, इनोवेशंस है, वो साथ में मिलके हम लोग ट्राई कर सकते हैं नए नए चीजें। किसी के पास कुछ और अच्छा टेक्निक है अवेयरनेस का जो लोग यूज कर रहे हैं, तो वो बाकी सब जगहों पे भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। फिर ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। एक और सबसे बड़ा तकलीफ जो हो रहा है इकोटॉक्सिकोलॉजी टेस्टिंग सैंपलिंग का, जो है जानवर मरने के बाद उसका जो अंतर्देह है, जो उसके लिवर किडनी है, उसका जो टेस्टिंग करना पड़ता है वो बहुत ही मुश्किल पड़ता है प्रॉपर रिजल्ट लाने में। बहुत ही कम इंस्टीट्यूट है जो करते हैं एंड बहुत ही ज्यादा महंगा है। सो गवर्नमेंट को उसका थोड़ा बहुत अच्छा फैसिलिटी क्रिएट करके तभी जाके हमको ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा वल्चर्स को खास करके। कुछ कुछ ओपन सजेशंस थे कि सेफ फीडिंग साइट्स क्रिएट कर सकते हैं जो गाय भैंस नील दूसरे जानवर है जो मरते हैं उनके लिए। फिर गर्मी, बिकॉज गुजरात में 45 डिग्री प्लस होता है, तो नेस्टिंग और रूस्टिंग साइट्स के आजू बाजू वाटर बोल्स या ये सब करने के लिए कर सकते हैं, तो वो भी इजी रहता है। एंड खास करके अभी समर में जब इनके बच्चे उड़ना सीखते तब। मॉनिटरिंग इक्विपमेंट में इम्प्रूवमेंट सब देख सकते हो, ये है पटेजियल टैग्स जो विंग पे डालते हैं जो दिखता है इजीली। एंड बिकॉज अगेन वल्चर्स दूर दूर अभी चले गए हैं, स्कैटर हो चुके हैं, हमको आइडिया नहीं पता पड़ता है कि लोग खाना कहाँ जा रहे हैं खाने के लिए। सो उसके लिए सैटेलाइट टैगिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर 10 जन का बर्ड्स का झुंड है उसमें से एक को भी आप सैटेलाइट टैग कर सकते हैं, तो आपको पता पड़ता है ये 10 बर्ड्स कहाँ कहाँ तक जाते हैं, कहाँ कहाँ तक घूमते हैं। हम लोग के पास लोअर लेवल का लोअर इक्विपमेंट रहता है, तो हम लोग रिंगिंग करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में। डिपार्टमेंट परमिशन देती है, उसके बाद हम लोग बर्ड्स को रिंग करके उनको रिलीज कर सकते हैं वापस, और वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हाजिरी में ही। हमारे जीवदया ट्रस्ट से जो हमने कुछ कुछ बर्ड्स रिंग करके रिलीज किए थे, खास करके IIM और कुछ कुछ जगहों पे भी। जैसे देख सकते हो ये रिंग का प्रॉब्लम थोड़ा सा रहता है कि पैर पे है, एंड अगेन वल्चर्स काकस डंप पे घूमते हैं, कीचड़ में घूमते हैं, तो क्या होता है वो उसके ऊपर जब मिट्टी चोटती है या खून या गंदगी चोटता है तो दिखता नहीं है। तो रिंगिंग क्या, बर्ड अगर मरता है या दिखता है एक टाइप पे नजदीक आके तभी पता पड़ता है कि इसका चलो इसके पैर पे रिंग है आज, जबकि पटेजियल टैग से दूर से पता पड़ जाता है कि ये बर्ड रिंग वाला है या टैग वाला ही है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस थोड़ा सा ही हमारा रेस्क्यू एंड रिहैब का काम काज करके बताता हूँ। सो हमारा जो हॉस्पिटल है जीवदया चैरिटेबल ट्रस्ट अहमदाबाद में, एंड काफी सालों से चल रहा है अभी हॉस्पिटल, 2009 से खास करके वल्चर कंजर्वेशन एंड ट्रीटमेंट पे काम कर रहे हैं। फील्ड मॉनिटरिंग के अलावा रेस्क्यू रिपरेशन बहुत जरूरी रहता है। एक सिंगल वल्चर अगर बचा सकते हैं ना, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जो वल्चर्स डिसेबल होते हैं उनको हम लोग ब्रीडिंग सेंटर शिफ्ट करते हैं, जो रिलीज हो सकते हैं उनको वो ही कॉलोनी में जाके वापस उड़ा के आते हैं। सो बेसिक रेस्क्यूज का आपको बस थोड़ा बहुत बताऊंगा। मेन चीज जो है जब वल्चर रेस्क्यू करने जाते हैं, कुछ भी करना पड़ता है, हम लोग आपको सबसे पहला एक सबसे बड़ा टॉवल और एक सॉक्स मोजा होना चाहिए आपके पास। टॉवल एकदम थिक होना चाहिए ताकि बर्ड, अगेन ये वल्चर है, उसका चोंच से वो लोग गाय की चमड़ी फाड़ता है, ये बर्ड आपके हाथ को तो आराम से चीर फाड़ सकता है। सो इसीलिए एक बहुत बड़ा टॉवल या चद्दर, थिक चद्दर होना चाहिए जिससे आप बर्ड को आराम से पकड़ सकते हो। पूरा का पूरा बर्ड को चद्दर से ढकने के बाद उसके हाथ अंदर से डाल के आप सिर पकड़ सकते हो, एंड उसके बाद उसको सॉक्स पहना के उसकी आंख बंद कर ढक देने का। पक्षी जो है, बर्ड्स जो है, ये लोग
बहुत ही आकर्षित होते हैं, इनको यहाँ से शॉक स्ट्रेस में जल्दी आता है जब तक इन लोग देखते हैं। अगर आपने उनका साइट बंद कर दिया तो उन लोग को बहुत ही कम स्ट्रेस में चांसेस रहते हैं जाने में। इसीलिए सॉक्स बहुत ही सिंपल चीज है, आपको और कुछ चाहिए नहीं था, एक टॉवल एक सॉक्स काफी है वल्चर पकड़ने के लिए, कोई भी बर्ड रेस्क्यू करने के लिए, अगर आप ढंग से कर सकते हो तो। ट्रांसपोर्ट बॉक्सेस जो है हम लोग लकड़े की पेटियां या इवन डॉग के जो बड़े क्रेट्स आते हैं वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। अगेन वल्चर्स का एक और खासियत ये है कि ये लोग जितना खाना स्टोर करते हैं, उनके जो नीचे वाला एक सैक होता है, क्रॉप जो बोलते हैं उसको, वो लोग अप टू 1 किलो 1 केजी तक उसमें स्टोर कर सकते हैं। अभी आप सोचो, ये बर्ड जब भारी होता है उसको उल्टी करना पड़ता है जब उसको भागना है किसी से दूर, तो क्या होता है, डर के मारे भी उनका डिफेंस मैकेनिज्म ये रहता है, ये बर्ड उल्टी कर देता है। उसका उल्टी इतना बास मारता है, जिसपे भी वो गिरेगा, जो भी उसको छुएगा अपने आप उसको छोड़ के भाग जाएगा वहां से। तो इसीलिए जब भी आप वल्चर को अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो कोई बॉक्स में, हमेशा ध्यान रखिए कि उसका सिर ढका हुआ नहीं होना चाहिए। अगर बॉक्स ढका हुआ है वो सबसे बेटर रहता है। बॉक्स को आप टॉवल साइड से ढक सकते हो, आप चादर डाल सकते हो, बट जब आप वल्चर का खुद है उसको उसको सिर ढकना नहीं है, सिर खुला रख के ही उसको डाल देना है बॉक्स के अंदर, सॉक्स या जो भी रहता है निकाल के। उसके बाद बेसिक हैंडलिंग का टेक्निक्स जो रहता है, अगेन वल्चर के पैर थोड़े लंबे रहते हैं, तो कभी भी ये बर्ड्स का पैर बांधिए नहीं जब आप उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ना मुंह, ना सिर, ना पंख, कुछ भी बांधिए मत। अगर आप सिंपल सा टॉवल में इसको लपेट के रख सकते हैं तो भी ये बर्ड शांति से बैठ जाएगा, और वो काफी है उसको लेके शिफ्ट करने के लिए कहीं हॉस्पिटल से या रेस्क्यू साइट से। जो क्रॉस होल्ड है वो कंट्रोल करने में ज्यादा बेटर रहता है, बिकॉज अगेन ये वल्चर इंजर्ड है, बीमार है, वो फिर भी ताकत करके स्ट्रगल करेगा ही करेगा आपके हाथ में। जो क्रॉस होल्ड है वो आप सब देख सकते हो, तो आपका हाथ जो है उसके दोनों पंख ब्लॉक करता है, एंड आपका जो फोर आर्म रहता है हाथ के आगे का भाग से, उस पर आप पूरा बर्ड का बॉडी सपोर्ट कर सकते हो। याद रखिए ये 4 से 5 किलो का पक्षी है, तो आप जितने बड़े बॉडी बिल्डर भी हो, उसको अगर सिर्फ सिर से या पैर से उठाओगे, आप बर्ड को सिर और पैर पे स्ट्रेस डाल रहे हो, इसीलिए आपको पूरा बॉडी सपोर्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। सिमिलर चीज है जब आप बर्ड को रेस्क्यू कर रहे हो या कुछ उसको आप है, उसको स्पॉट पे पानी ना दे या उसके ऊपर पानी नहीं डालना चाहिए, वो शॉक में चला जाता है। सब देख सकते हो, हम लोग ज्यादातर हमारे वेटनरी डॉक्टर को साथ में लेके जाते हैं, डॉक्टर शशिकांत यादव है। स्पॉट पे बर्ड चेक करते हैं हम लोग, अगर ज्यादा उसको बैंडेजिंग करके लेके जाना पड़ता है हॉस्पिटल पे या कंडीशन कितना क्रिटिकल रहता है, सब देख सकते हो। चेकअप के दौरान बर्ड का सिर ढका हुआ है ताकि बर्ड स्ट्रेस में नहीं रहे। ऑलरेडी हाथ में आने के बाद बर्ड स्ट्रेस में रहने वाला ही है, बट स्ट्रेस का लेवल कम करना वो हमारा काम रहता है। सब देख सकते हो, ये है 3 महीने का बच्चा जो नेस्ट से गिरा हुआ है, बिकॉज उसके पेरेंट वापस नहीं आ रहा था कोई भी रीजन से, एंड बच्चा भूखा होने की वजह से नेस्ट से गिर गया था। बहुत ही कमजोर है, बहुत ही छोटा है, सब देख सकते हो। पब्लिक ने स्पॉट पे उसको पानी दिया, उसके ऊपर पानी डाला, तो थैंकफुली बच्चा शॉक में नहीं गया, बच गया था ये। बट कभी भी कोई भी बर्ड के ऊपर आप पानी मत डालिए ऐसे, या उसको पानी मत पिलाओ जबरदस्ती। आप वैसे भी इसको देखो, हॉस्पिटल लेके जाने वाला डॉक्टर है ही वहाँ पे, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर लेंगे, तो ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए उसका। एंड ये बर्ड इतना छोटा बच्चा था कि हमको उसको 3 महीने और रखना पड़ा, उसको उड़ना सिखाना पड़ा। प्रॉपर प्रैक्टिस करने के बाद उसको वापस जाके उसके कॉलोनी पे हमने दूसरे वल्चर्स के साथ सेट किया। वल्चर्स का सिम्टम्स अगेन ये डिहाइड्रेशन पॉइजनिंग का है। वल्चर मुंडी नीचे झुका के बैठा है, बिल्कुल नहीं हिल रहा है, गंदा सा डायरिया कर रहा है, उल्टी कर रहा है, ये क्लियर चीज रहता है उसका पॉइजनिंग के सिम्टम्स का। एंड इसका रिकवरी का रेशियो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। हमारे पास सक्सेस रेशियो पॉइजनिंग वाले वल्चर्स का बहुत कम है इसमें, पर हमने दिन रात मेहनत करने के बाद कुछ मैनेज किए भी है रिलीज करने का। ये है एक छोटा बच्चा जिसका आप देख सकते हो कि डिहाइड्रेशन तो उसके लिए फ्लूइड थेरेपी ज्यादा जरूरी रहता है, और आईवी फ्लूइड्स देते हैं हम लोग पहले, ताकि बर्ड को सिस्टम चालू हो जाता है, फ्लश हो जाता है, फिर उसके बाद जाके सबक्यूटेनियस फ्लूइड्स, एंड फिर 2nd या 3rd डे पे ही उसको खाना ऑफर करते हैं। बिकॉज अगर सिस्टम चालू नहीं है और आप खाना सीधा दे दोगे तो भी आप बर्ड को कॉम्प्रोमाइज करके मार सकते हो। इसलिए खाना या पीना डॉक्टर के ऊपर छोड़िए, वो देखेंगे, वो डिसाइड करेंगे बर्ड का कंडीशन देखने के बाद। हमारे हॉस्पिटल पे हमने 100 से अधिक जितना वल्चर्स का ट्रीटमेंट किया है 2010 से 2019 में, एंड वेल अनफॉर्चुनेटली जो भी फॉर्चुनेटली मैं बोलूंगा, बिकॉज हाफ से ज्यादा बर्ड्स हमने वाइल्ड में रिलीज किए हैं। एंड जैसे मैंने बोला, एक वल्चर की गिनती रहती है इसमें। सो हमने अभी तक के 25 वल्चर्स सफेद पीठ गिद्ध जो है रिंग के साथ रिलीज किया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में।
एंड 3 जो ग्रिफिन वल्चर जो विदेशी वल्चर आते हैं उनको भी हमने सेम लेग रिंग पहना के रिलीज किया हुआ है। अब कैप्टिविटी में जब आप बर्ड को मेंटेन कर रहे हो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, उनका खाने का, उनका न्यूट्रिशन का, बर्ड बोर नहीं होना चाहिए, उसका वजन कम नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा चीजें देख के करना पड़ता है। एक हिमालयन ग्रिफिन है जिसे आप देख सकते हो वजन कांटे पे खड़ा है, उसका वजन 8.5 किलो ऊपर है। ये बर्ड 9 किलो 200-300 ग्राम पे हमने उसको फाइनली रिलीज किया था जब तक उसका वेट प्रॉपर बढ़ा था। ये अगेन जुवेनाइल है, ये 2 या 3 साल का बच्चा है, ज्यादा बड़ा बर्ड नहीं है। एंड गर्मी के दौरान, डिहाइड्रेशन के दौरान गिर गया था ये, एंड गिरने की वजह से उसका पंख भी थोड़ा डैमेज हुआ था एंड विंग ग्रुपिंग रख रहा था। ये बर्ड को हमको 2 महीने रखना पड़ा था, तब तक उसका विंग रिकवर हुआ, फ्लाइट प्रॉपर ले रहा था एंड फिर उसको हम लोग ने रिलीज किया। वल्चर्स का रखने का एक और चीज रहता है कि केज साइज उसको देखना पड़ता है ट्रीटमेंट के हिसाब से। अगर बर्ड का विंग टूटा है, ज्यादा डैमेज है, उसको छोटे केज में रखना पड़ता है ताकि स्ट्रेस भी कम रहे। और बर्ड एक्टिव है, थोड़ा रिकवरी का साइंस दिखा रहा है, तो आप उसको बड़ा केज दे सकते हो कम स्ट्रेस के लिए। अलग अलग टाइप के लकड़ियां ज्यादा जरूरी है, पत्थर ज्यादा जरूरी है बैठने के लिए, ताकि उनको उसके जो पैर है खराब नहीं हो जाना चाहिए। और जो बच्चे हैं, ये जो पिक्चर में जो बच्चा है उसके लिए सब देख सकते हो कोने में हमने थोड़ा सा टॉवल और लकड़ियां डाल के नेस्ट बनाया है ताकि वो ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। अगर जितना बर्ड को कंफर्टेबल रखोगे कैप्टिविटी में, स्ट्रेस का लेवल कम होगा, आपको सक्सेस मिलेगा रिलीज करने में। उसका ये मतलब है कि बर्ड को आइसोलेशन में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बार बार जाके उसके ऊपर झांकना या उसको बुलाना या खिलाना वो जरूरी नहीं है, बर्ड स्ट्रेस में जाएगा। याद रखिए ये वाइल्ड बर्ड है, पालतू नहीं है किसी का, और हमको उसको वाइल्ड में छोड़ना जरूरी पड़ता है। ये है डाकू गिद्ध या सिनेरिस वल्चर, और ये डेड बॉडी ही मिला था जब पे रेस्क्यू का कॉल आया था, उसका पीएम के लिए ही बुलाया था, फिर बाद में हमको भी। ऐसा देख सकते हो ये बर्ड का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा था। अनफॉर्चुनेटली ये वल्चर्स अभी तक ज्यादा कैप्टिविटी में डेथ या नियर डेथ हालत में ही मिला है हमको। ये एक और फ्लेजलिंग वल्चर है जो गिरा था बच्चा डिहाइड्रेशन के कारण, इसको भी अच्छे से रिलीज किया था। ये सब देख सकते हो, पैर में हमने इसको रिंग पहनाया है। एंड जब तक बर्ड हमारे पास कैप्टिविटी में रहता है हम लोग उसको तब तक रिंग पहना के रखते हैं ताकि वो यूज्ड टू हो जाता है। तो जब रिलीज करने का टाइम आता है बर्ड को कोई भी दिक्कत नहीं है वो रिंग के साथ, उसके लिए एक नॉर्मल चीज हो जाता है। सो एडेड बेनिफिट रहता है इसको मेंटेन करने का कैप्टिविटी में। ये अलग अलग जो हमने वल्चर्स रिलीज की है, हमारा सबसे फेवरेट पार्ट है रिलीज करना ये बर्ड्स को। और जो हमने इतने साल में, इतने महीनों, हम लोग एक ट्रीटमेंट जाता है 1 से 3 महीने तक और रिलीज जाता है 4 से 5 मिनट में। तो 3 महीने का काम आपका 5 मिनट में सीधा जाके उड़ जाते हैं, सीधा वाइल्ड में जाके बर्ड्स चले जाते हैं। ये हमारा सबसे एक बहुत ही बेस्ट रिजल्ट था। सुरेंद्रनगर में कुछ 20 वल्चर जितने मारे गए थे दवा के कार्य दौरान, और वो दवा की वजह से हमारे पास जो 3 वल्चर्स आए बचे थे वो 3 हमने सक्सेसफुली वापस छोड़े। ओके, 20 में से 25 में से या इसमें से 3 वल्चर बचाना बहुत ही छोटा चीज है, बट ये बड़ा चीज ये है बिकॉज इतने वल्चर वाइल्ड में है नहीं, एंड हमने एटलीस्ट 3 बचा के ब्रीडिंग के लिए उनको मौका दिया। So, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप देखो, मेन चीज है कि कितने बर्ड्स वापस उनको मौका मिलता है कुदरत में जाके ब्रीड करने के लिए एंड प्रॉपर्ली करने के लिए। बाद में आपको थोड़े वल्चर्स का वीडियोस भी शेयर करके दिखाएंगे। एंड ये हमारा एक पोस्टर है बिकॉज अगेन भारत का स्वच्छ भारत अभियान जो है, और स्वच्छ भारत अभियान का कुदरती सफाई कामदार जो है जिसका काम ये है वल्चर्स है। तो विनंती यही है कि आप लोग वल्चर्स को भी सपोर्ट करिए, स्वच्छ भारत को सपोर्ट करिए, ओवरऑल कामकाज बेटर रहेगा। ये हमारे से साथ में जुड़े हुए इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशंस जो है इंक्लूडिंग फॉरेस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात। स्पेशल थैंक्स हमारे सेंट्रल गुजरात की टीम को जिसने इतना मेहनत अभी भी काम चालू रखते हैं इतना मुश्किलों में भी। कार्तिक शास्त्री, शशिकांत यादव, यात्री बख्शी, विशाल मिस्त्री, आदित्य रॉय, ऋषि भट्ट, पवन पटेल, नियति कुकड़िया, अनिल पटेल जो कड़ी में काम करते खास करके, और गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खास थैंक्स, एंड वेटनरी कम्युनिटी को भी हमारे इसको मदद करने के लिए। आपको अगर और कुछ रिसोर्स मटेरियल्स चाहिए या ज्यादा डिटेल्स चाहिए, साइंटिफिक पेपर्स चाहिए, करंट वल्चर सिनारियो इंडिया में अप टू डेट रहने के लिए save-vultures.org पे आप जाके आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। ये एक जो है सेव यानी सेविंग एशियाज वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन,
नामक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। आपको कुछ भी सपोर्ट चाहिए तो वहाँ से भी आपको थोड़ा बहुत मटेरियल वाइज ये लोग मदद करते हैं। गुजरात में या सेंट्रल गुजरात के आजू बाजू भी अगर आपको कोई रेस्टिंग, फीडिंग या रूस्टिंग साइट मिलता है या बीमार वल्चर मिलता है, आप ये नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हो एंड हम जल्द से जल्द आके उसको बचाने का, या इवन डिटेल अगर आपको दिखता है कहीं पे आपको वल्चर फीडिंग करते हुए मिला, या अगर उसका आप जीपीएस लोकेशन हमारे साथ शेयर कर सकते हो, तो वो भी हमारे डेटा के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिकॉज जैसा मैंने बताया, बहुत ही स्कैटर्ड हो चुके हैं ये बर्ड्स और बहुत ही कम दिखने मिलते हैं अभी, एंड सिंगल दिखते हैं। तो एक एक दो भी अगर फीडिंग साइट मिल जाता है, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, ताकि हम लोग देख सकते हैं कि ये फीडिंग साइट सेफ है कि नहीं वो बर्ड्स के लिए। Okay, so save vultures and save our ecosystem. Thank you. So my question is, how about including anime? How about that? Well, you can, if you can use anime and have animated cartoons and whichever awareness tools at your disposal, you can use this. It's always good to have multiple different sources. आपके पास अलग अलग ideas है, techniques है। कुछ जगह पे शेयरी नाटक भी करते हैं, कुछ लोग मूवीज दिखाते हैं। सो अगर आप लोग कार्टून बना सकते हो उसका, वेरी वेल एंड गुड, प्लीज हमको भी भेजिए, हम भी अवेयरनेस के लिए यूज करेंगे डेफिनेटली। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। रोपवे गिरनार के कल्चर पे क्या इफेक्ट करेगा? डेफिनेटली इफेक्ट होगा, बिकॉज आप उनका हैबिटेट पे उसके आजू बाजू ही रोपवे बनने वाला है, एंड डेफिनेटली लोग जाएंगे। पब्लिक हमारी आपने देखा ही है कि कोई साफ सुथरा तो रहता नहीं है, कोई कुछ रूल्स जल्दी फॉलो नहीं करता है। पोल्यूशन के चांसेस बढ़ेंगे, वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस के चांसेस बढ़ेंगे, जो आवाज है, डिस्टर्बेंसेस है। एंड अभी तक हमको लगता था कि चलो बिकॉज ये बर्ड्स पत्थर में, क्लिफ्स में रेस्टिंग करते हैं या रूस्टिंग करते हैं वहाँ पे, तो वो सेफ रहेंगे। बट अभी पता पड़ता है कि रोपवे भी ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे डेफिनेटली इफेक्ट तो कर सकता है उनको। अगेन डिपेंड करता है कि अगर ये लोग एक्टिव नेस्टिंग साइट्स के बाजू में से नहीं निकले, तो फिर भी थोड़ा बहुत चांसेस है बर्ड्स को कम डिस्टर्बेंस होने का। बिकॉज एक चीज है कि डेवलपमेंट को आप रोक नहीं सकते हो, उसको साथ साथ में काम करना पड़ता है। सो मान लो कि वल्चर्स का अगर आपको पता है कि नेस्टिंग साइट्स, एक्टिव नेस्टिंग साइट्स जो है डेफिनेटली रोपवे के वहाँ पे है, तो कुछ दूसरा ऑल्टरनेटिव या दूसरा रूट सजेस्ट करना वो बेटर रहेगा उसके लिए। फिर सुरेंद्रनगर में कया एरिया सेफ जोन में है? सुरेंद्रनगर ही सेफ जोन के अंदर आता है, मध्य गुजरात का। और वैसे पर्टिकुलरली अभी करंटली वल्चर्स के लिए कोई भी जोन ज्यादा सेफ नहीं है, बट हमको वो बनाना है उनके लिए, जो खाने पीने का जो जगह है रहता है, या उनका जो खेतर विस्तार में दवाई, जंतुनाशक दवाई कम उपयोग करे, या जंगली सुअर मारने के लिए वो कम करे, तब जाके आप उसको सेफ बनाते हो। सो वो लोकल सपोर्ट के साथ साथ ही वो होने वाला है। अभी के लिए सुरेंद्रनगर में जो नए नजदीक में नेस्टिंग साइट्स है उसके आजू बाजू कुछ जगह है, बट डेफिनेटली आप सेफ नहीं बोल सकते वो जगह को। Very interesting question. How much distance can a vulture cover in one day and nesting and roosting sites? So again, एरियल डिस्टेंस बहुत ज्यादा अलग पड़ता है हमारा डेफिनेटली रोड मैपिंग से। वल्चर्स रोम ऑन 100 किलोमीटर्स अ डे इजिली, बिकॉज उनका एक और चीज रहता है कि लोग
हॉट एयर जो है वो यूज करके, थर्मल्स जो बोलते हैं, थर्मल्स यूज करके उन लोग सोरिंग करते हैं। तो एनर्जी यूटिलाइजेशन जो रहता है थोड़ा कम रहता है बाकी ज्यादा फ्लैपिंग कर करके उड़ने से। उसका एडेड बेनिफिट है कि ये बर्ड्स बिकॉज स्कैवेंजर्स है तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो है 2 से 3 दिन तक वो लोग खाना स्टोर करके लिए सिस्टम में यूटिलाइज कर सकते हैं उसको। एंड जो वल्चर्स है, हमने खुद MG साइंस करके जो यूनिवर्सिटी है अहमदाबाद में, हमारी एक टीम वहाँ पे थी। ऋषि हमारे दूसरा एक बंदा था, वो वहाँ पे नेस्टिंग साइट पे नीचे ऑब्जर्व कर रहा था। एंड जो वल्चर SR करके हमने रिंग किया था उसको, हम लोग विरमगाम पांजापुर जो रफली 75-80 किलोमीटर दूर है इवन बाय रोड, एंड बाय रोड ज्यादा होगा इनफैक्ट। हम सुबह को बर्ड को वहां हमने ऑब्जर्व किया फीडिंग अमंग ग्रुप ऑफ 10 बर्ड्स। एंड हमने जब तक देखा बर्ड खाना खा के निकल गया वहां से, विद इन 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर वो बर्ड ऑलरेडी पहुंच गया था वापस। हम लोग ने वो ऋषि का सीधा फोन आया कि भाई ये बर्ड तो ऑलरेडी पहुंच गया है, और हम लोग उसका थैंकफुली बिकॉज ये बर्ड को रिंग था उससे पता पड़ा कि ये कितना डिस्टेंस भी कवर करती है और कहाँ कहाँ जाती है फीडिंग करने के लिए। सो 100 किलोमीटर का अगर इनका रेडियस है तो आप सोच सकते हो उसके बीच में कितना कितना फीडिंग साइट्स या डेड बॉडी जाते हैं, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हमको कवर करना पड़ता है, कितनी ज्यादा दिक्कतें रहता है फीडिंग साइट्स कवर करने में। अनफॉर्चुनेटली राजकोट सिटी में अभी तक नहीं मिला है कुछ रिसेंट रिकॉर्ड्स एटलीस्ट। इनफैक्ट अहमदाबाद सिटी से भी जो रिसेंट रिकॉर्ड्स थे वो भी सब चले गए हैं। अभी सिर्फ आउटस्कर्ट्स पे आपका जो सेंचुरी एरियाज जो रहते हैं अपने गिर है, बाकी सब जो है जम्बुगुड़ा है, ये वाली जो प्रोटेक्टेड एरियाज है, थैंकफुली उसी में ही आपके पास आजू बाजू वल्चर्स का पॉपुलेशन बच रहा है जो सेफ आप बोल सकते हो। बाकी ये सिटीज के आजू बाजू या प्रॉपर अहमदाबाद राजकोट इसके आजू बाजू जल्दी आपको बर्ड्स नहीं मिलते हैं। अमरेली साइड होगा। या सो वल्चर कंजर्वेशन एक बहुत ही नाजुक चीज भी है एंड डिफिकल्ट चीज भी है, एंड मुश्किल है बहुत ज्यादा है उसमें कोप अप करने के लिए, प्रॉब्लम्स चैलेंजेस बहुत ज्यादा रहता है उसमें। सो सपोर्ट पब्लिक का, लोगों का बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाके इम्पैक्ट बढ़ता है एंड तभी जाके ये इसमें हमको भी एडेड बेनिफिट रहता है। कुछ कुछ रील्स के वीडियोस आपको थोड़ा बहुत दिखा सकते हैं। टुडे टिल पॉपुलेशन ऑफ वल्चर इन गुजरात, लास्ट सेंसस के वजह से जो है हमारा सफेद पीठ गिद्ध एंड गिरनारी गिद्ध का 600 वल्चर है गुजरात में, जो 2005 में 2023 का। एक रेस्क्यू के लिए क्या क्या ध्यान रखना है वल्चर रेस्क्यू करते टाइम, एंड क्योंकि रेस्क्यू में बचने से ज्यादा हार्म भी करते हैं, पैर रस्सी से बांध के लेके आते हैं। वेरी गुड पॉइंट सागर चौहान। एंड डेफिनेटली ये चीज है कि वल्चर हो या कोई भी ज्यादा बड़ा बर्ड हो, उनका कोई भी बर्ड का आपको पैर कभी भी बांधना नहीं चाहिए, क्योंकि आप सोच सकते हो कि ये पैर में इनका जो सर्कुलेशन रहता है, नर्व्स डैमेज हो जाता है, तो ये लोग चल नहीं पाते हैं बाद में, एंड लाइफ लॉन्ग पैरालिसिस होने का चांसेस बढ़ जाता है। सेकंड चीज है, हम लोग आदमी हैं तो हम लोग को खुद का ताकत बताने में ज्यादा दिलचस्पी रहता है। वल्चर जैसा थोड़ा जो नुकसान हमको भी कर सकता है, लोगों को डेयरिंग लगता है उसको बचाने में कि ये चीज रहता है। बट एक चीज याद रखना पड़ता है आपको, कोई भी जानवर आप जब रेस्क्यू करते हो आपको सबसे पहले उसका इज्जत करना सीखना पड़ता है, तभी जाके आप प्रॉपर रेस्क्यूअर बनते हो। बिकॉज आपका खुद का सेफ्टी तो डेफिनेटली आपको देखना ही है, बट एट द सेम टाइम आपको जानवर का सेफ्टी तो देखना ही है। आप वही काम उसकी वजह से ही कर रहे हो, उसको बचाने की वजह से ही आप ये कर रहे हो। सो पानी मत डालना, बर्ड्स को बांधना मत, सिंपल टॉवल से आप पकड़ के रख सकते हो, एंड उसको आइसोलेशन जितना रख सकते हो सबसे बेस्ट चीज उसके लिए रहता है। आपको थोड़े बहुत हम लोग मैं वीडियोस दिखाना चाहता हूँ रिलीज के भी। जस्ट अ सेकंड।
आई होप आप लोग देख सकते हो। सो जो हिमालयन ग्रिफिन आपने देखा था, सॉरी यूरेशियन ग्रिफिन है ये वाला, उसका रिलीज का वीडियो है ये। Sharif, my video is not visible. Your folder is visible. ओके होल्ड ऑन, तो मेरे को वापस करना पड़ेगा। I'll just minimize it and okay, better अभी। सॉरी टेक्निकल डिफिकल्टीज, मेरे को थोड़ा सा दिक्कत होता ही है। ओके नाउ विजिबल। Yeah, perfect. सो ये वल्चर को हमने वापस जाके विरमगाम पांजापोल का जो एक बीडी है उसके पीछे वहाँ ही रिलीज किया। एंड वहाँ पे सेम स्पीशीज के वल्चर्स मिल रहे थे माइग्रेटरी सीजन में। सो सीजन भी है, जो रिलीज का टाइम भी है, वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर वो मिस आउट हो गया तो आप माइग्रेटरी बर्ड को भी थोड़ा हमारे टेम्परेचर में डालने का ज़्यादा चांसेस बढ़ाते हो। सो ये थोड़ा बास्किंग करा था रिलीज के पहले। Flight practice and exercise. स्पेस बहुत ज्यादा जरूरी रहता है इन लोग के लिए, सब देख सकते हो। स्लो मोशन वीडियोस हमको इनका फ्लाइट एसेस करने में भी मदद करता है। अगर कोई विंग में ड्रूप हो रहा है या तकलीफ पड़ रहा है तो वो भी हमको दिखता है, पता पड़ता है उससे। एंड ये हमारा एवियरी है जीवदया का, सब देख सकते हो लार्ज साइज का जो है। अलग अलग स्पीशीज साथ में रखते हैं, प्रॉब्लम नहीं पड़ता है, बट अगेन वल्चर्स का दिक्कत नहीं रहता है इतना। एंड फ्लाइट प्रैक्टिस के लिए ये मेन जगह बहुत जरूरी रहता है इनको। सो क्रॉस पर्चेस ज्यादा जरूरी रहता है ताकि बर्ड्स को आप आकर्षित करो एक साइड से दूसरी साइड उड़ने के लिए। अगेन बर्ड्स बहुत ही विजुअल क्रीचर्स है, इनको देखना पड़ता है कहाँ लैंड होने वाले, तभी जाके वो लोग टेक ऑफ लेके लैंड होते हैं। एक बार फ्लाइट हमको लगता है कि ठीक ठाक है, उसके बाद ही हम लोग बर्ड को रिलीज करते हैं। So I hope you all enjoyed those videos. वल्चर कंजर्वेशन के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने फ्यूचर के लिए क्या क्या योजना बनाई है, उसके लिए आपको गुजरात गवर्नमेंट को भी थोड़ा पूछना पड़ेगा, बिकॉज अभी करंट बजट में जो है अलॉटमेंट है, बट कैसे कंजर्वेशन के लिए उन लोग आगे जाके करने वाले हैं या कैसे स्टेप्स लेने वाले हैं, अगेन वो गुजरात गवर्नमेंट को बता देगा। तो आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाके पूछना पड़ेगा कि क्या क्या प्लान्स है उनके लिए वल्चर्स कंजर्वेशन को लेके। अभी इनिशिएटिव्स बहुत सारे ले रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं स्टाफ के लिए, एंड बहुत सारा चीजें लोगों ने फील्ड स्टाफ को रेस्क्यू का, डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट का। सो धीरे धीरे उनका ग्राउंड लेवल पे तो एटलीस्ट चालू हो चुका है,
लॉन्ग टर्म क्या इनिशिएटिव है वो हम लोग नहीं बता सकते उसका, राइट? सो आई थिंक Yeah. डन. Don't think. Yeah, done. Thank you so much for joining us and ओके, sharing other things about the vultures. Thank you so much, होप आप friends. सबको मजा आया. Sure. Thank you so much, friends, for joining us today. Tomorrow we'll meet with another topic with another speaker. Thank you. थैंक यू ऋषि.